ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। बुधवार का सत्र और भारतीय बाजारों में बिकवाली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो आखिरी 1.5 घंटे में आपने क्या रणनीति अपनानी है, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। HDFC बैंक और रिलायंस में गिरावट से बाजार में बढ़ा दबाव। निफ्टी 200 तो बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से ज्यादा टूटा। मिड कैप शेयरों में भी मुनाफा वसूली का मूड। एनालिस्ट मीट में HDFC बैंक के मैनेजमेंट की कमजोर कमेंट्री से आज निराश हुआ बाजार। स्टॉक आज 4% फिसला। बैंक ने कहा मर्जर की वजह से मार्जिन और डिपॉजिट लोन ग्रोथ में आ सकती है कमी। कमजोर बाजार में भी पावर शेयरों में तेजी का करंट। 2.5% के उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना पावर ग्रिड। वहीं फंडिंग पर PFC से करार के बाद 6% से ज्यादा दौड़ा SJVN। साथ ही NHPC में भी रौनक। और रिलायंस जियो ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लॉन्च किया जियो एयर फाइबर। मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद समेत देश के 8 शहरों से हुई शुरुआत। 599 रुपए से है टैरिफ शुरू। और RR काबिल की ठीक ठाक लिस्टिंग। NSE पर 14% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ शेयर। 1180 रुपए पर लिस्टिंग। 1035 रुपए था इशू प्राइस। 18 गुना सब्सक्राइब हुआ था IPO। गुड आफ्टरनून। चलिए फिर अगले 1.5 घंटे हर्षदा, वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट की, जो आज थोड़ी सी एक नर्वसनेस में है। इनफैक्ट अब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच कर रही है। निफ्टी 19,900 अब हम ब्रीच कर चुके हैं। और आज क्या हुआ मार्केट में, एक क्लासिकल डबल वैमी। और वो डबल वैमी कहाँ से मिली? शुरुआत में HDFC बैंक, जिसका हम सबको अंदाज़ा था कि आज HDFC बैंक इस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन दूसरा इसमें तड़का जुड़ा आज रिलायंस का। तो इन दोनों ने मिलकर मार्केट को एक झटका दिया। इनफैक्ट अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे हर्षदा, HDFC बैंक और रिलायंस दोनों ने करीब 150 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया। अब 160 पॉइंट हो गया करीब। हम 200 पॉइंट नीचे, उनमें से 160 पॉइंट सिर्फ इन दो स्टॉक्स की वजह से आ रहे हैं। अब 235 पॉइंट नीचे आ गए। तो खैर काफ़ी अब गिरावट बढ़ रही है थोड़ी सी। और मिड कैप भले ही आपको ना दिखा रहा हो, लेकिन एडवांस डिक्लाइन की लाइन जिस तरीके से टर्न हुई वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मिड कैप इंडेक्स भले ही बहुत ज़्यादा ना गिरा हो, लेकिन एडवांस डिक्लाइन डिसाइसिवली अब डिक्लाइंस के फेवर में है। 1:2.2 ये लाइन देखिए आप, किस तरीके से ये गैप वाइडन हुआ है पिछले कुछ मिनटों में। ये एक नेगेटिव मार्केट के लिए। और देखते हैं फिर किस तरीके से लास्ट का 1.5 घंटा बैठता है, लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है जिस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया। आज सुबह से वो फीलिंग आ रही थी अनकंफर्टेबल वाली। HDFC बैंक जिस सुबह से रिकवर ही नहीं हुआ, तो लग रहा था कि थोड़ा मार्केट के लिए खराब दिन रहेगा, लेकिन जिस तरीके से रिलायंस का इसमें तड़का जोड़ा, उसने थोड़ा सा मूड माहौल बिगाड़ दिया मार्केट का। इनफैक्ट वैसे ही हो रहा है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, और दोनों दिग्गज काउंटर्स बाजार पर अपना अपना प्रेशर डालते हुए। अनुज, एक चीज हमने लगातार सुनी है कि 19,800 तक के ऊपर जब तक हम कंफर्टेबल जोन में हैं। आज 878 का लो छुआ है, तो वो 800 के करीब जाने का डर अब बढ़ने लगा है। अब ऐसे में क्या अभी भी कंफर्ट जोन है, या फिर थोड़ा सा चौकन्ना रहने वाली चीज है मार्केट में? बिल्कुल, देखिए हर्षदा, एग्जैक्टली मैं उस पर आऊँ उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा। एक तो होता है कि हम लेवल्स की बात करते हैं, एक होता है मार्केट का टेक्सचर पूरे दिन का। आज जो पूरे दिन का टेक्सचर रहा है ना, वो खराब है। हाँ। आज मार्केट ने पूरे दिन में एक बार भी अटेम्प्ट नहीं किया रिकवरी का। आप मुझे एक ग्रीन बार दिखा दीजिए इस पूरे दिन की ट्रेड में। सुबह बस एक बार थोड़ी सी रिकवरी आई थी, तब लग रहा था कि शायद मार्केट ने होल्ड कर लिया उसको। लेकिन जिस तरीके से आज मार्केट में क्या कहेंगे उसको, एक तरीके से वायलेंस है। जिस तरीके से मार्केट गिरा है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे, जिस तरीके की डिक्लाइन है ये। 10 डेमा पर आ गए हम। 19,100, 19,050, सॉरी 20,050, 19,950, 19,930, ये लेवल मार्केट को एक बार तो डिफेंड करने चाहिए थे। या यहाँ हमारे जो सबसे बड़े सपोर्ट लेवल्स थे, यहाँ पर एक बार तो सपोर्ट आना चाहिए था। वो आया ही नहीं बिल्कुल भी। अब आप भले ही कह लें कि इंट्राडे में था, सिर्फ क्लोजिंग में हो सकता है मैं एक बार फिर, अगर क्लोजिंग में हम 19,950 के ऊपर बंद हो गए तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं बंद हो गई तो ये क्लोज बहुत खराब होगी। 10 डेमा पर आ गए हम।
और 20 डे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो सिर्फ और 90-95 पॉइंट दूर है। अभी तक तो मैं ये कहूँगा कि ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर 19,800 के नीचे क्लोज हुआ तो फिर ट्रेंड भी चेंज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी खरीदारी का जोन है 19,850 टू 19,900, लेकिन उतना कंफर्ट नहीं आ रहा फ्रैंकली। और जिस तरीके से आज एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी को इम्पैक्ट किया, अच्छा आप कह लें कि वीकली एक्सपायरी है उसका भी इम्पैक्ट है, लेकिन अब तो एक्सपायरीज रोज ही हो रही है, तो उसका मतलब अब तो आपको इस चीज़ को फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में खास तौर से हम बहुत बड़े सपोर्ट के पास हैं। बैंक निफ्टी में जहाँ पर अब हम हैं, ये जोन टूटना नहीं चाहिए। ये 45,200 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे अगर हम गए तो मुझे लग रहा है कि और 300-400 पॉइंट की डिक्लाइन ओपन हो जाएगी फिर, अगर 45,200 के नीचे चले गए हम तो उसके लिए उसका बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ ना, लेवल अपनी तरफ होते हैं। एक मार्केट का जो एक टेक्सचर होता है ना, जो देख के जैसे लगता है कि फीलिंग कुछ आ रही हो, आज वो फीलिंग खराब आ रही है मार्केट को देखकर, जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है आज। जी हाँ, आज का दिन थोड़ा सा मुनाफा वसूली ज्यादा दिख रही है और मूड पूरी तरह से बिगड़ गया है। वीरो, आफ्टरनून बताइए, वायदे बाजार में पोजीशनिंग कैसी है? हाँ हर्षिता, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। कुछ वीक स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे हर्षिता, और रिलायंस और एचडीएफसी बैंक का उल्लेख अनुज कर ही चुके हैं, वहाँ डेटा सब कुछ कह ही रहा है तो उसको रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन कुछ और वीक कैंडिडेट्स जहाँ पे बड़ा रेंज ब्रेकडाउन हुआ है, उसमें सबसे ऊपर मैं रखना चाहूँगा अंबुजा सीमेंट्स को। यहाँ अच्छे खासे वॉल्यूम्स के बीच में आज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी टूटी है। अब आप देखिए, निफ्टी अभी फॉर द टाइमिंग सिर्फ 10 डे में तोड़ रहा है, लेकिन आप इस स्टॉक पर बने हुए प्रेशर की तुलना कर सकती हैं। मैं इस स्टॉक का जिक्र सबसे पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब तक मल्टीपल टाइम्स जुलाई फर्स्ट वीक से ऑनवर्ड्स इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस करीब 10-5 रुपए के आसपास अपना बॉटम क्रिएट कर लिया। कहने का मतलब यह है कि 425-424 की ट्रैजेक्टरी अगर अंबुजा सीमेंट्स में वॉलिड होती है तो और पेन बढ़ सकता है इस स्टॉक में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी हुई है इस स्टॉक में, आप देखिए। और उसके बाद सुबह जब 200 डे में टूटा, उसके बाद शॉर्टिंग काफ़ी हो रही है, करीब 8 लाख शेयर शॉर्ट साइड में इस स्टॉक पे जुड़े हैं। अंबुजा सीमेंट्स के बाद मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा दो और स्टॉक्स का, पीआई इंडस्ट्रीज और एसआरएफ। स्पेशली एसआरएफ अंबुजा के बाद टेक्निकली बहुत ख़राब लग रहा है। आज काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई इस काउंटर में, 2323 पे ट्रेड करता हुआ आज इसने डिसाइसिवली अपने 3 क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस को वॉलेट किया है हर्षिता, और मतलब 200, 100 और 50 तीनों को डिसाइसिवली वॉलेट किया। इसने सोमवार का लो भी वॉलेट किया है, और फ्रेश शॉर्टिंग स्पेशली 12 बजे के बाद से इसमें विजिबल है, और ये इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है। और स्पेशली वो 29 अगस्त की कैंडल का लो भी इसने तोड़ दिया। और उसके बाद एक स्टॉक का जिक्र करना चाहूँगा, पीआई इंडस्ट्रीज। ये आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब 1.5 ऊपर ट्रेड करता हुआ, यहाँ भी काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, 24,750 शेयर। इसने जुलाई लास्ट में यानी 31 जुलाई को एक स्विंग लो क्रिएट किया था जो कि माइनस था, मतलब नीचे था 100 डे मा के। सिर्फ उसी अगर मैं पैरेलली ड्रॉ करूं तो इस बार इसने उस लो को भी बहुत डिसाइसिवली वॉलेट कर दिया। तो अगर आप शॉर्ट के कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं, हालांकि ऑल्दो काफ़ी गिर चुके हैं, लेकिन ये 3 स्टॉक्स 4 स्टॉक्स थे मेरे स्क्रीन पे। लॉन्ग वाले काउंटर्स में सिर्फ मैं एक जिक्र करना चाहूँगा M&M फाइनेंस का, और इनफैक्ट डॉक्टर लाल पैथलैब का। डॉक्टर लाल पैथलैब में आज का डेटा अच्छा है, 2410 डे हाई की ट्रैजेक्टरी, और जनवरी 2022 से लेकर अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी कटती हुई बहुत स्ट्रांगली कट रही है। तो एक इस पर नजर रहेगी, और दूसरा है M&M फाइनेंस। आज सुबह से हमारे पैनल ने कई बार ट्रेड भी किया, लेकिन इसमें एक क्लियर कट 28 जुलाई के बाद के अब तक का रेंज का ब्रेकआउट और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप 3.5% OI बिल्डअप हुआ है हर्षिता। जी हाँ, तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स तेजी और मंदी दोनों तरफ। और अगर आप मार्केट का पूरा हाल देखें ट्रेंडिंग काउंटर्स के जरिए, जितनी बात करें उतना कम लगेगा। जिस तरह से एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज टूटे हैं, तो वहीं पर सबसे ज्यादा क्रैक्स आते हुए एचडीएफसी बैंक अब नियरली 4% के नुकसान पर 2.25% गंवा चुका है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू स्टील, इंडसइंड बैंक, ये दूसरी कमजोर कड़ियां हैं आज जहां से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मेटल्स में खासा मुनाफा वसूली का प्रेशर है, तो जेएसपीएल भी प्रेशर में आता हुआ। इसके अलावा सीमेंट कंपनियों में जेके सीमेंट लगभग 4% के नुकसान पर, और दालमिया भारत में भी 3% की गिरावट है। जीएनएफसी भी करीब 2-2.25% नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ वीक काउंटर्स हैं आज के लिए। तेजी हुई है पावर ग्रिड में, और पावर कंपनियां हमने देखा एक तरफा खरीदारी का रुझान इनमें बना हुआ है, तो यहां से कुछ सपोर्ट मिलता हुआ। पावर ग्रिड देखिए, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में पूरा निफ्टी बैंक
कमजोर, लेकिन ये स्टॉक खड़ा है तेजी में 3.5% के गेन्स इधर, और पॉलीकैब में भी आज हम देख रहे हैं करीब करीब 3% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल मार्केट का रुझान इस समय स्क्रीन पर है। इनमें से कुछ स्टॉक्स की डिटेल में आगे बातचीत भी करेंगे और हमारे जानकारों को भी जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे इस पैनल में आज फंडामेंटल्स पर राय देने के लिए गौरांग शाह जुड़ रहे हैं, टेक्निकल्स के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ और रुचित जैन हैं। 2:20 पर नजरें जाएंगी मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम पर। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से आज हम डिटेल में बातचीत करेंगे कॉर्पोरेट स्कैन में। 2:30 बजे सेक्टर स्कैन में फोकस हाइड्रो पावर कंपनियों पर। SGVN आज गिरते बाजार में ऊपर है, NHPC में भी तेजी दिख रही है। हो क्या रहा है यहाँ पर, किस तरह के डेटा पॉइंट्स, किस तरह का ऑर्डर फ्लो है, उस सब पर हाईलाइट डालेंगे। साथ ही साथ 240 पर लेकर आएंगे 4 का चौका। मानस बताएंगे आपको सस्ता ऑप्शन FNO सुपरस्टार लेंगे हम राजेश सातपुते से। अमित से जानेंगे चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा के लिए गौरांग शाह हैं। 250 पर हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोरा। और फिर 3 बजे जायजा लेंगे डीलिंग रूम का। यतिन आज बताएंगे आपको कहां पर एक्शन है, और फिर उसके बाद 3:10 के आसपास रुक करेंगे STBT या फिर BTST ट्रेड्स की तरफ। तो चलिए, ये है हमारे सारे जानकार एकदम तैयार। इस समय ट्रेड क्या लिया जाए उसकी करते हैं बातचीत। 19,900 पर वापसी निफ्टी की होती हुई। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या सौदा लेंगे इस घंटे? गुड आफ्टरनून। सौदा लूंगा शॉर्ट। इतने मार्केट गिरा हुआ है लेकिन फिर भी शॉर्ट लूंगा, वो है ग्रासिम। थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है अंदाज से, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। ग्रासिम में ट्रेड कर रहा है 1934 पे, स्टॉप होगा 1960 का। पॉसिबल है कि 1900 एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना। ग्रासिम शॉर्ट। ओके, प्रकाश सर का ट्वीट आ गया यहाँ पे। ग्रेसिम शॉर्ट। अभी मैं कुछ देर पहले अंबुजा की बात कर ही रहा था कि काफ़ी शॉर्टिंग हुई है सीमेंट में, स्पेशली अंबुजा में। ग्रेसिम सर का सेल कॉल है 1933 एंड इंटेंसिटी ऑफ, जिसे कहते हैं ना तीव्रता ऑफ, मतलब जो बिकवाली की तीव्रता है वो इस प्रकार की है कि इन लेवल्स पे भी प्रकाश सर शॉर्ट कर रहे हैं। 1% नीचे आखिरी के 1 घंटे में 1900 का लक्ष्य है। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा, शॉर्ट या लॉन्ग? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो खरीदारी करेंगे, पॉलीकैब में खरीदारी करनी है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक सस्टेन कर रहा था, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो करंट लेवल्स पे भी पॉलीकैब में खरीदारी करनी चाहिए। 5214 5214 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और ऊपर की तरफ 5400 के टारगेट सेट करने हैं। 5400 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है पॉलीकैब में। 53 वाला कॉल ऑप्शन जो कि 5300 का कॉल ऑप्शन जो 78 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 54 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। 130 रुपए के टारगेट इस ऑप्शन में भी देखने को मिल सकते हैं। ये है फिलहाल आपके लिए पॉलीकैब, जिसका हम जिक्र अभी कुछ ही देर पहले कर भी रहे थे। गिरते बाजार में तेजी में है, करीब 3% ऊपर। 5400 का टारगेट लेकर चले। ऑप्शन में ट्रेड लेना है, 5300 का कॉल ले लीजिए। मोमेंटम है इस काउंटर में और तेजी और बढ़ने के आसार। अमित, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। मैम, मेरा ट्रेड आज का थोड़ा डिफेंसिव के साथ रहेगा और दैट इज ITC, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फॉल आ चुका है और स्टॉक ने ऑलरेडी एक अपना बेस बना लिया है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एक राउंडिंग करेक्शन हुआ है, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस एज अ बिकॉज इट्स अ वोलेटाइल मार्केट, इसके साथ जाना सही रहेगा। 445 का प्राइस है, टारगेट्स लगभग 465 के रहेंगे और स्टॉप लॉस 448 का। ओके, ITC लॉन्ग है आपका और वाकई इस वक्त स्क्रीन पे की एक निर्णायक लेवल पार कर रहा है। 454 जो इसका स्तर है, 455 एक महत्वपूर्ण लेवल है। ITC लॉन्ग एट द रेट 454.40। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, एक शॉर्ट करेंगे तो मेटल सेक्टर से JSW स्टील। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आज इसने अपने डिसाइसिव इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है और वो सपोर्ट था 810 का। एट प्रेजेंट इट इज एट 789। मुझे लगता है कि ये 760 तक का फॉल JSW स्टील में आना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 802 का। 802 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर सेल लेना है तो JSW स्टील बेटर लगता है। जैसे मैंने कहा, टारगेट होगा 760 इनिशियली। JSW स्टील। अच्छा राजेश जी, हाँ जी, सोमवार को आपने 1-2 शॉर्ट्स ओपन कराए थे, हाँ जी, याद दिलाएंगे प्लीज? मैं इस वक्त वो वाला नोट्स कैरी नहीं कर रहा हूँ। आपका शॉर्ट था एक ट्रेड, 2 शॉर्ट थे। दिलाएंगे क्या था वो शॉर्ट? हाँ जी, हाँ जी।
देखिए दो शॉट्स हमने किए थे और दोनों के स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ा पॉज हुआ है, लेकिन एक था बिरला सॉफ्ट, सेकंड था पीवीआर आइनॉक्स। ओके, पीवीआर और बिरला 2 शॉट किए थे, लेकिन पीवीआर चलिए आज सुबह सुबह चल गया था, तो लेकिन आपके बिरला आपने कुछ शॉट्स वाकई पहले ओपन किए थे। गौरांग जी हमारे साथ हैं इस पर। गौरांग नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, आज बहुत सारे फैक्टर्स थे बाजार में सुबह खुलने के साथ ही, मतलब नींव कमज़ोर थी इस सेशन की, कंसिडरिंग आई थिंक HDFC बैंक ने जो भी कहा, जो भी करा, लेकिन थोड़ा सा ये सेलिंग आज की ना जो थोड़ी सी बढ़ गई है, HDFC बैंक से आगे रिलायंस तक स्प्रेड होना, आज पूरा का पूरा मेटल बास्केट, सीमेंट बास्केट, HDFC बैंक, केमिकल्स बैकफुट पे आ रहे हैं। ये बढ़ती हुई सेलिंग का आपको एक कारण क्या लग रहा है वाजिब? अभी कुछ देर पहले आपने हर्षदा का आई होप वो लिंक समझा होगा, देखा होगा, द कैनेडियन फैक्टर, उसमें दमखम लगता है आपको? धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो कैनेडियन फैक्टर, मुझे ताज्जुब ये होता है कि जून के महीने में ये कांड हुआ था हत्या का, और 3 महीने बाद कमूमन वहां के प्रधानमंत्री थी जस्टिन ट्रूडो ने ये टिप्पणी करी है। कोई तर्क या कोई सबूत सामने नहीं रखा है जहां तक मेरी जानकारी है वीरेंद्र, और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं तो। और हमारी सरकार ने खंडन किया है और हमने भी पर्याप्त रूप से रिटेलिएट जो करना था वो किया है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण हो सकता है। कुछ दूसरे पहलू जो मुझे लग रहे हैं, और हमने सोमवार को ही हमारा जो हफ्ता भर का बाजार का ब्यौरा होता है, वहां पर सोमवार को ही सुबह में बाजार के ऊपर राय दी थी कि शायद थोड़ा बहुत करेक्शन इस हफ्ते आ सकता है, ऐसा हमने बाजार के ऊपर जानकारी दी थी। जो दूसरे जो 2-3 पहलू है, एक है कच्चा तेल जो करीबन $96 प्रति बैरल ब्रेंट है और $93 प्रति बैरल नाइमेक्स है, 83 के पार रुपया डॉलर के सामने, ये भी एक चिंता का कारण है। और थोड़ी बहुत जो बारिश की किल्लत है आंकड़ों को लेकर के, वो तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और वास्तविकता ये भी है, 1 सितंबर 2023 को, यानी कि आज से करीबन 17 दिन पहले निफ्टी का स्तर था 19,260 का, वहां से हमने 20,200 का स्तर देख लिया है केवल मात्र 15-16 दिनों में। तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आना भी जायज था बाजार में वीरेंद्र। इस मुनाफा वसूली आ रही है, और कनाडा से ज्यादा आज तो मार्केट को मुझे लग रहा है US फेड से ज्यादा डर है वीरू, कंसिडरिंग आज शाम को वो फेड रेट डिसीजन क्या रहेगा, यहाँ से और कितना तनाव रह सकता है रेट हाइक का या फिर ओवरऑल लिक्विडिटी का, उस पर खुलासा होता हुआ दिखाई देगा। और शायद ग्लोबल मार्केट्स की तरह भारतीय बाजारों की भी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। अच्छा, इस बीच में आपको US फ्यूचर्स का हाल बता देती हूँ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। याद रखिएगा कि कल का सत्र कुछ नरमी वाला था, और आज जो संकेत मिल रहे हैं डाउ जोन्स से करीब 38 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी जब लास्ट में नजर डाला, चलिए अभी सिर्फ 13 पॉइंट के ही गेन्स दिखाई दे रहे हैं, और नैस्डैक फ्लैट है, S&P भी फ्लैट है, तो वहां पर ज्यादा कुछ बदलाव नहीं। और आज ही नहीं, जैसे आप वो डेटा पॉइंट देख रहे थे कि बैंक ऑफ जापान, ECB, इन सब के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आगे आएंगे, उस पर भी आगे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज का जो बड़ा कल्प्रिट है वो लार्जली HDFC बैंक ही है। जिस तरह से स्टॉक टूटा है टेक्निकली, पहले तो आप मानस बताइए, ये जो आज बिखरा और 1600 के फिर नीचे दिखाई दे रहा है, अब इंट्राडे लो इसका करीब 1560 था, वहां पर थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा था, क्या टिक पाएगा इन लेवल्स के आसपास अब, या फिर अब यहां से वो सेल साइड की पोजीशंस की शुरुआत हुई है और ये टॉपल करेगा नीचे? देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 1560, 1555 इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स है। पहले भी स्टॉक ने इस रेंज में सपोर्ट लिया है, और अगर ये लेवल्स ब्रीच होते हैं तब आपको फ्रेश शॉट करना पड़ेगा। उस केस में 1500 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। करंट लेवल्स पे आपको बिकवाली नहीं करनी है। एक्चुअली इस करंट प्राइस पे तो कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि अभी तक कहीं पर रिवर्सल के साइन देखने को नहीं मिले हैं। स्ट्रक्चर वीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 1555 के नीचे बिकवाली करेंगे, फिर आप 1500 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए कम से कम 1584 के लेवल्स को ब्रीच करना जरूरी है। अगर 1584 के ऊपर HDFC बैंक सस्टेन करेगा, तब हम ये मानेंगे कि स्टॉक ने 1560 पे सपोर्ट लिया और वहां से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी केवल 1584 के ऊपर ही करेंगे। 1584 के ऊपर ही खरीदारी होगी। फिलहाल वेट एंड वॉच। गौरांग, कई लोग ये
बोलते हैं कि देखिए आपको भाव और मौका साथ में नहीं मिलता, आज की गिरावट और आज का भाव, ये क्या एक अपॉर्चुनिटी है या फिर आप भी प्रेफर करेंगे वेट एंड वॉच, जब नंबर्स में एक्चुअली वो बेहतरी देखने को मिलेगी तभी दाव लगाए इस एंटिटी पर? अर्शदा, एक ये चीज से ताज्जुब होता है मुझे, जब ये मर्जर हो रहा था तब अमूमन सभी लोग उत्साहित थे, हम भी उत्साहित थे HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का। और आज एक तर्क आया है किसी संस्थागत निवेशक का कि कुछ दिक्कतें हो सकती है एसेट क्वालिटी को लेकर के वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ किसी और संस्था ने, विदेशी संस्था ने यहाँ पर खरीदारी की भी राय दी है। तो मैं इस चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। हो सकता है अर्शदा कि छोटी मध्यम अवधि में कुछ दिक्कत या परेशानी आ सकती है, लेकिन इतना बड़ा नकारात्मक सा समय आए वो मुझे नहीं लग रहा है। आज के तारीख में हमें HDFC बैंक पर खरीदारी की राय आज भी बरकरार है और मैं इंतजार तो नहीं करूंगा, बशर्ते इतना बिल्कुल कहूंगा कि ये जो करीबन 3.5-4% की गिरावट हम देख रहे हैं, उसका लाभ उठा करके जो लोग मौका चूक गए हैं उनको निवेश का मौका बिल्कुल बनता है। पूरी मात्रा में पूरी ताकत लगा करके निवेश न करें, शुरुआत कीजिए 25, 30, 35% जो भी आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, और आने वाले समय में अगर गिरावट बाजार में बढ़ती है, यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट दिखती है, तो उस समय पर जो बाकी जमा राशि आपके पास है उसको किश्तों में और निवेश करते जाएं। कंफर्ट जोन का लेवल है क्या HDFC बैंक में, या फिर इन लेवल्स पर भी आप खरीदने को तैयार है? या मैं जैसे कह रहा था, मैं इस स्तर पे से भी खरीदारी की राय दूंगा अर्शदा। मुझे बिल्कुल, और समय और खरीदारी का स्तर, ये अक्सर लोग ढूंढते रह जाते हैं और मिलता नहीं है और फिर मौका चूक जाते हैं। तो समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप शुरुआत कीजिए इस स्तर से, आज से, और गिरावट पर जोड़ते जाएं। तो ये फिलहाल गिरावट पर जोड़ते जाएं और इन लेवल्स पर भी आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। और यही देखिए सबसे ज्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, सबसे ज्यादा चर्चा आजकल बाजार में इसी पर हो रही है। तो इस पर हमने मार्सिलियस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी से भी बात की और उनका कहना है कि HDFC बैंक में अधिक लिक्विडिटी को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। वो एक फैक्टर था जिसके चलते लोग कह रहे थे मार्जिन्स दबाव में आएंगे। इनफैक्ट बैंक ने ही अपनी कमेंट्री में कहा कि 20 से 25 बेसिस पॉइंट थोड़ी सी नरमी मार्जिन्स में देखने को मिल सकती है। और आज सुबह में अनुज सिंघल से एक खास बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि इससे बैंक के ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिलेगा, तो लिक्विडिटी की कंसर्न्स नहीं होने चाहिए। HDFC बैंक है क्या आपके पोर्टफोलियो में? और अगर है तो ये जो एनालिस्ट मीट हुई थी इस पर आपका क्या व्यू रहा, और मार्केट के रिएक्शन पर क्या व्यू रहा आपका? भारी पैमाने पे है और इसीलिए हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारे देश में या ब्रोकरेज एनालिस्ट, पूरी दुनिया भर में एक्चुअली ब्रोकरेज एनालिस्ट का काम है शॉर्ट टर्म व्यू लेना और हमारा काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना। सो जो दो मुद्दों पे स्टॉक टूट रही है वो मुद्दे से हमको ज्यादा चिंता नहीं है। पहला मुद्दा है कि एक्सेस लिक्विडिटी लेके HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर किया गया है, उससे मैं खुश हूँ। अगर नहीं होती एक्सेस लिक्विडिटी मेरे को चिंता होती, और एक्सेस लिक्विडिटी अगर है उसका मतलब है कि अगले 2 साल में इस एक्सेस लिक्विडिटी के इस्तेमाल से HDFC बैंक अपने ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और जो दूसरा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से बुक वैल्यू घटाई गई है, उससे ज्यादा मेरे को चिंता नहीं है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से जब ये मर्जर अंडरवे होगा, बुक वैल्यू को सहारा मिलेगा। तो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से नॉन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। सेल साइड का काम है, ब्रोकरेज का काम है इस सब मुद्दों पे BVPS को, बुक वैल्यू पर शेयर को ऊपर नीचे करना। हमारा काम है लॉन्ग टर्म व्यू देख के स्टॉक में पोजीशन बढ़ाते रहना। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, स्टॉक में मेरा निवेश है मार्सेलस के PMS के जरिए से, मेरे पेरेंट्स का भी निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी निवेश है स्टॉक में। नहीं तो एक बार थोड़ा इस पे और डिटेल में बात करना चाह रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि मार्जिन पर भी प्रेशर आएगा और शायद थोड़ा एसेट क्वालिटी पर भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा, जो एक रीजंस रहे थे HDFC बैंक का एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करने के लिए। सौरभ, तो क्या एक वो थीसिस थोड़ा सा खराब हो रहा है, जो एक 4 टाइम्स प्राइस टू बुक HDFC बैंक को नॉर्मली हिस्टोरिकली मिलती रही है, क्या उससे अब कम, ऑलरेडी खैर कम पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन और डी रेटिंग की यहाँ पर नियर टर्म में गुंजाइश है? तो देखिए, मार्जिन वाला थीसिस मेरे को लॉजिकल नहीं लगता। अगर HDFC बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है, एग्री एक्सेस लिक्विडिटी है इनके पास, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी, जैसे HDFC लिमिटेड और बैंक का बुक जुड़ रहा है, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी,
बोथ रिटर्न ऑन एसेट्स एंड आरओई दोनों को सहारा मिलेगा. सो ये मार्जिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि निम्स क्रंच होंगे, आई डोंट एग्री विद दैट. मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा. और अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज बैंक है, पीएसयू के साथ कंपैरिजन नहीं करना. एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले करीबन आधा है, आधा, हाफ, राइट. ग्रोस एनपीए नेट एनपीए पे दूसरे बैंक्स के मुकाबले, दूसरे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले आधे पे है. तो मार्जिन पे किस लिए किसी को चिंता हो सकती है, मेरे दिमाग के ऑनेस्टली मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है. एक्सेस लिक्विडिटी से मैं खुश हूँ, बिकॉज रिमेंबर सबसे बड़ी चिंता क्या है लोगों को कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो लायबिलिटी बुक है उसका फंडिंग एचडीएफसी बैंक को कासा के जरिए से करना पड़ेगा. अगर एचडीएफसी बैंक कासा को ज्यादा जल्दी भगाए तो वो फंडिंग ट्रांजिशन में एचडीएफसी लिमिटेड की बुक बॉन्ड मार्केट के जरिए से फंड होती है, एचडीएफसी बैंक कासा के जरिए से फंड होता है. ये ट्रांजिशन में एक्सेस लिक्विडिटी सहारा देगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा. और इसलिए हम इन दोनों मुद्दों से ज्यादा चिंतित नहीं है. एसेट क्वालिटी की इशू एज आई सेड डेटा दिखलाता है, काफी सालों का डेटा दिखलाता है कि नेट एनपीए लेवल पे, ग्रोस एनपीए लेवल पे ये दूसरे बैंक्स के मुकाबले आधे पे है. एंड एक्सेस लिक्विडिटी आई थिंक इज अ गुड थिंग. सो दोनों मुद्दे पे हमको चिंता नहीं है, हम पोजीशन बनाए जाएंगे इस बैंक में. तो अब देखिए, एक सुर में सारे फंडामेंटल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नया नहीं बोला गया है. सब जानते हैं जब इतनी दो बड़ी एंटिटीज आएंगी तो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, लेकिन मार्जिन में सिर्फ 20 से 25 बेसिस पॉइंट का ही दबाव देखने को मिलेगा. लिक्विडिटी ज्यादा है, उसको लेकर चिंता करनी चाहिए. मार्सिलिस का मानना है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बहुत ही ज्यादा डीरेल हो जाएगा ये बैंक. तो देखते, कुछ और समय देना होगा. पिछले 12 महीनों में बहुत हल्की सी बढ़त रही है क्योंकि वो मझधार में था मर्जर को लेकर, लेकिन अब देखते हैं डेवलपमेंट्स के बाद और अगले 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी क्या डिलीवर करती है, वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंटली बैंक देखना चाहेगा या फिर निवेशक देखना चाहेंगे. चलिए अब आगे कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर आज दरअसल थोड़ा सा इंटरेस्ट बना हुआ है. भले ही बाजार में ऊपरी लेवल से प्रेशर देखने को मिला हो, टू व्हीलर साइड पर एक बार गौर करिएगा. थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी फिर से लौट रही है. बजाज ऑटो में, आयशर जैसे काउंटर्स में बहुत मामूली बढ़त है, लेकिन इंटरेस्ट है. पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी ऑटो काउंटर्स में थोड़ा सा रुझान था तेजी का. हालांकि आज बजाज ऑटो 5268 तक के लेवल्स पर खुला था, उसके बाद हमने देखा है 5200 पर आ गया है. अमित, आपकी क्या एनालिसिस है? ये बजाज जैसा ट्रेड क्या इंडिकेट क्या कर रहा है? क्या स्टॉक में मौका है या नहीं? जी मैम, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है यहाँ पे. हमने एक अच्छा खासा 2 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखा था. थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है क्योंकि ओवरऑल मार्केट्स में प्रेशर है, दैट इज व्हाई इट इज पुलिंग बैक. अदरवाइज एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है. थोड़ा सा स्ट्रेच है क्योंकि इसमें रनक एक शार्प आया था. अगर इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में हमें कहीं कोई डिप में मिले 5100 5125 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा. वहां पे एंटर करने की फिर से सलाह है. एंड इन दैट केस स्टॉप लॉस विल बी 5000 एंड टारगेट्स 5350, बट डिप पे ले तो ज्यादा बेटर है. तो ये बजाज ऑटो की बात हुई, लेकिन एचडीएफसी बैंक पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं क्योंकि इधर कोशिश तो हो रही है अनुज की कहीं ना कहीं संभल जाए. अब 1570 के आसपास बातचीत, और सुबह से जो भी जानकारों से हमारी बातचीत हुई है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसा कोई अलार्मिंग नहीं है उस पर्टिकुलर एनालिस्ट कॉल में. हाँ साहब, मैं अगेन जो सुबह सौरभ ने बात कही थी, मैं भी वही बात एक कह रहा था. ऐसा क्या नया निकल के आ गया जो मार्केट को नहीं पता था? एक्सेस लिक्विडिटी थी, आईसीआरआर का एक इम्पैक्ट आना था, आईसीआरआर का इम्पैक्ट आएगा. ये सब आना है, ये हमें पता है. एसेट क्वालिटी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आना है, ये सब हमको पता है. लेकिन स्टॉक भी तो उस हिसाब से चला नहीं है ना उतना. स्टॉक की वैल्यूएशन भी तो आप देखिए ना, आप उस हिसाब से कम हो गई है. मैं फिर यही बात कहूँगा, मैं इसको ना 1 साल के बाद रिविजिट करूँगा. बहुत लोगों ने कहा कि अब तो आप एचडीएफसी बैंक पे पॉजिटिव थे, अब क्या हुआ? अब ये हमारी ह्यूमन साइकी है. जिस दिन स्टॉक ऊपर होगा उस दिन हम कहेंगे कि देखिए हम सही थे. जिस दिन स्टॉक नीचे होगा उस दिन लोग मुझे कहेंगे देखिए आप गलत थे. ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा. ये तो नॉर्मल है. ये 1 साल के बाद इसको बात करेंगे. मैंने ना एचडीएफसी बैंक में ये कई बार देखा है. ये हिस्ट्री में हर बार जब भी एचडीएफसी बैंक गिरता है, लोग कहते हैं कि बस अब हो गया, ये अब गिरेगा यहाँ से स्टॉक. और उसके बाद इवेंचुअली होता क्या है, स्टॉक जाके नया हाई बनाता है. ये स्टॉक फिर नया हाई बनाएगा. ये स्टॉक फिर आपको एक पैसा बना के देगा. इसमें बस इशू क्या है, अब आपको शायद इसको डेली एसआईपी, मंथली एसआईपी, वीकली एसआईपी, जो आपकी श्रद्धा हो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से करें. हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि ये
जो फॉल आया है इसने थोड़ा हद तक कॉन्फिडेंस गिराया है। जो पिछले 3-4 दिन में बन रहा था कॉन्फिडेंस HDFC बैंक में, वो जरूर शेक ऑफ किया है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा 1570-1560 बुरा लेवल नहीं है आपको स्टार्ट करने के लिए। एक SIP अगर आपको स्टार्ट करनी है और यहाँ से और अगर 60-70 रुपये नीचे मिल जाए, आपको लगता नहीं मुझे मिलेगा, अगर मिल जाए किसी भी कारण से, तो यहाँ से लेके 1500 तक का जो भी लेवल है उसमें आप एक SIP करें और उसके बाद छोड़ दें उसको। एक चीज़ की मैं आपको गारंटी तो स्टॉक मार्केट कभी नहीं होती है, एक चीज़ की मैं रीजनेबल डिग्री से जो कह सकता हूँ, HDFC बैंक जैसे शेयरों में आपका पैसा डूबता नहीं है। हाँ, ठीक है ना, कम से कम ये सेफ्टी रहती है आपको कि पैसा मेरा डूबेगा नहीं, देर सवेर पैसा बनेगा। जब चलना शुरू होते हैं ना ये स्टॉक, तो सीधा 3 महीने में 6 महीने में ना ये पूरी अंडर परफॉर्मेंस खत्म कर देते हैं अपनी। तो ये चीज़, लेकिन ये आप टाइम नहीं कर पाएंगे, ये टाइम करना इम्पॉसिबल होगा। ये वही लोग कर पाएंगे जो डिसिप्लिन वे में इसको खरीदेंगे, तभी जाके फायदा होगा इसके लिए। ओके, HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे डे लो की ट्रजेक्टरी में, लेकिन आपने थोड़ा सा यहाँ पे एक व्यू सुना कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से आपको व्यू क्या रखना चाहिए। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स को और मार्क लेता हूँ मैं आपके स्क्रीन पे, जो कि इस वक्त थोड़ा सा देखिए, अभी थोड़ा निफ्टी 19,900 के जोन में थोड़ा सा अगर आप देखें स्टेबल होने की कोशिश करता हुआ। ले एक बार ल्यूपिन पे टेक लेते हैं। ल्यूपिन डे हाई की ट्रजेक्टरी में आ रहा है थोड़ा सा। देखिए अमित, ल्यूपिन पे आपका व्यू क्या है इस वक्त डे हाई की ट्रजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ? जी विनोद जी, एक सेकुलर बुल मार्केट में है। अगर स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो विच इज क्वाइट स्ट्रेंज, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि 10 डेमा को भी काफी दिनों से होल्ड कर रहा है। 20 डेमा पे तो हार्डली आया, बट 10 डेमा को अगर हम लाइन को देखें तो ऑलमोस्ट जून से लेके अभी तक इट इज ट्रेडिंग अराउंड 10 डेमा एंड नॉट इवन टेस्टेड 20 डेमा। तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। जिनकी पोजीशन है डेफिनेटली बने रहे विद 1120 1125 एज स्टॉप लॉस, और मोमेंटम जिस हिसाब से बना हुआ मेरे ख्याल से हायर लेवल्स अनफोल्ड कर लेंगे। स्लो एंड स्टेडी काउंटर है बिकॉज ऑलरेडी एक रन अप आ चुका है, बट ट्रेंड इज पॉजिटिव हेडिंग टुवर्ड्स 1200। तो ये फिलहाल आपके लिए बात हुई लुपिन की। चलिए एक और सेक्टर जो काफी हरकत में रहा है हाल फिलहाल, सरकारी डिफेंस कंपनियां। और आजकल डिफेंस कंपनियों का थोड़ा सा स्पेस वाला एक्सपोजर भी होता है। तो एक स्टॉक जो हम काफी समय से ट्रैक करते आए हैं, मिधानी यानी कि मिश्र धातु निगम। अब स्टॉक का हाल देखिएगा, एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। पिछले 6 महीनों में डबल से ज्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक आपको दे चुका है। अब डिफेंस ऑर्डर बुक की सिचुएशन कैसी है? स्पेस सेक्टर में इन्होंने चंद्रयान 3 के साथ तो काम किया, आदित्य L1 के साथ भी दरअसल कंपनी के तार जुड़े हुए हैं। इस सब पर बातचीत करने के लिए और आगे की ग्रोथ पिक्चर पर थोड़ी सी रोशनी डालने के लिए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा जुड़ रहे हैं। झा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। इनफैक्ट काफी सुर्खियों में रही है कई सारी डिफेंस कंपनियां और आपका शेयर तो 6 महीनों में डबल हो गया है, बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए हैं। मैं इनफैक्ट पहले डिफेंस सेक्टर पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 45,000 करोड़ तक के नए कैपिटल एक्विजिशंस को असाइन किया है, अलाउ किया है। उसमें से क्या कुछ हिस्सा आपके हाथ आ सकता है? हाँ, इसमें जो पिछले जो DSC ने जो क्लियर किया है उसमें मिधानी के पास डायरेक्ट तो उसके ऑर्डर्स नहीं आएंगे, बट जो उसके जो रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आएगा, और ये आने वाले दिनों में हमारे ऑर्डर बुक को और इसको और मजबूत करेगा। बट उसके अलावा मैं ये आज के समय में ये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मेटल जो रिक्वायरमेंट है, हाई एंड मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट, वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन में बहुत सारे कंपनियां जो सप्लाई है उसमें गिरावट आई है। उसके कारण जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़े हैं, और उसके अलावा चूंकि इंपोर्ट सोर्स से मटेरियल नहीं आ रहे हैं तो इसके कारण जो रिक्वायरमेंट्स बढ़ा है डोमेस्टिक सेक्टर्स में। इसके अलावा एक और रिक्वायरमेंट्स आया है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छा पोटेंशियल आ गया है, क्योंकि जब इंटरनेशनल सप्लाई चेन में डिसरप्शन होता है तो जो कंपनी अगर एरोस्पेस में काम कर रहे हैं या डिफेंस में काम कर रहे हैं, उनके जो रिक्वायरमेंट्स है हाई एंड प्रोडक्ट्स है, उसको नए कंपनी जल्दी उसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो जो मिधानी के तरह की जो कंपनियां हैं जिसमें कि ऑलरेडी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और उसने ऑलरेडी उसमें उस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा आर्गुमेंटेशन करके अगर आपने कैपेसिटी को बढ़ा दिया तो ये पॉसिबल होता है कि आप उस बिजनेस को आप कैप्चर कर सकते हैं, जिसकी मैं संभावना अभी देख रहा हूँ।
और ये संभावना आगे बनी रहेगी। मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल तक, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट सडनली बढ़ गए हैं, खास के मैं एरोस्पेस कंपनी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसमें कि बहुत सारे हाई एंड मटेरियल्स के रिक्वायरमेंट्स बढ़े हैं। और स्पेस तो जैसा आपने देखा कि हमारे स्पेस प्रोग्राम में तो और भी बहुत गति आई है, जिस तरह से हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ और उसके बाद आदित्य L1 मिशन, तो उसको देखते हुए स्पेस में भी काफी तेजी आई है। तो स्पेस और एरोस्पेस जो कि मिधानी का कोर कॉम्पिटेंसी है, उसमें इस तरह का जो पॉजिटिव साइन है, इसका एडवांटेज हमारे कंपनी को आगे आने वाले दिनों में मिलेगा और अभी भी हमको मिल रहा है। अच्छा डॉक्टर झा, क्योंकि आपने एरोस्पेस का मुद्दा छेड़ा है, अब आदित्य L1 का कुल कॉस्ट आई थिंक 368 करोड़ के आसपास का था, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग देयर सर। आपका कितना कंट्रीब्यूशन था, आपने कितना सप्लाई किया है आदित्य L1 के लिए, और चंद्रयान 3 में भी मिधानी का कितना कंट्रीब्यूशन था? अगर उसको मैं वैल्यू के टर्म में देखूं तो हमारा जिसमें कंट्रीब्यूशन करीब, जितने भी आपने देखे होंगे लॉन्च व्हीकल जो होते हैं, उसमें एक लॉन्च व्हीकल में किसी में 60 करोड़, किसी में 70 करोड़, किसी में 80, डिपेंडिंग उसके किस तरह का उसका लॉन्च व्हीकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। बट उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें आने वाले जितने भी निश मटेरियल्स हैं, जैसे कि अगर आप उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसके इंजन्स को देखें, उसमें प्रोपेलेंट टैंक को देखें, इवन जो विक्रम लैंडर का जो लेग्स है, उसके जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है, इस सब का मटेरियल्स यहाँ से हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो ये कॉस्ट के अलावा इसमें भी हमारी, इसका एक बहुत बड़ा, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है जी। और अभी हम लोग गगनयान के लिए काम कर रहे हैं। संजय जी वाले जी, संजय जी एग्जैक्टली मैं वही पूछा था आपसे कि जो अब हमें 2025 में जो गगनयान की उड़ान तय की गई है, उसके लिए एग्जैक्टली आपको क्या लगता है, कितना ऑर्डर आपको मिलेगा? दूसरी बात सर, उसमें टाइटेनियम सप्लाई बहुत होगी, उसके लिए आप तैयार हैं क्या? क्योंकि वाकई यूक्रेन रशिया की वॉर के बाद टाइटेनियम सप्लाईज वर्ल्ड वाइड काफ़ी कमज़ोर पड़ी हैं। इस पे आपका पर्सपेक्टिव और इस पूरे आई थिंक परियोजना में आपका कितना कंट्रीब्यूशन होगा गगनयान? गगनयान में जो आने वाले मटेरियल्स हैं उनका ऑलरेडी हमने निर्माण ऑलमोस्ट 90% निर्माण करके और हमने सप्लाई कर दिया है। क्योंकि आपको ये रॉ मटेरियल जब प्राप्ति होती है, उसके बाद जो उसके फैब्रिकेशन है, असेंबली है, सब असेंबली है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो इन सब का जो ऑर्डर्स हमको बहुत पहले ही मिला था और हमने ऑलरेडी इसका सप्लाई ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे पास हैं। इसमें अलावा, जैसे आपने जिक्र किया टाइटेनियम का, ये बात सही है कि टाइटेनियम का जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, वो इंटरनेशनल मार्केट में इस पर काफ़ी प्रेशर है। और हमने ये देखा है कि जो टाइटेनियम का रिक्वायरमेंट्स गगनयान में, जैसा कि बताया, इसमें ज़्यादा इसलिए है कि बहुत सारे इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इनके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें लाइट मेटल की रिक्वायरमेंट होती है। और टाइटेनियम जो कि लाइट मेटल होते हुए हाई स्ट्रेंथ होने के कारण इसकी रिक्वायरमेंट्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें भी मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि हम लोग इसका भी निर्माण करके बहुत पहले ही सप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि इसके फैब्रिकेशन में काफ़ी समय लगता है और उसके कारण इसरो का सप्लाई ऑलरेडी हम लोग उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, आने वाले दूसरे प्रोजेक्ट्स जिसमें कि हमको रिक्वायरमेंट है टाइटेनियम का, उसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएं। उसके अलावा इंटरनेशनल सप्लाई चेन को भी देखें कि कैसे हम इसको जल्द से जल्द उचित मूल्य पे इसको हम ला सकते हैं। ये हमारी कोशिश हो रही है। लेकिन सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन का मामला जरूर बढ़ा है, क्योंकि जो रीजन है रशियन यूक्रेन का, वहां से मेजर सप्लाई होती थी, जिसमें कि डिस्ट्रक्शन आया है। ओके अच्छा सर, मैं आपसे अगर आपसे पूछना चाहूँ कि फुल FY24 में टॉप लाइन और मार्जिन्स की पिक्चर को थोड़ी सी ड्रॉ कर पाएँ आप, क्या दिशा होगी? FY24 में जो हमारा टारगेट है कि लगभग हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि 25 से 30% का ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले हो। तो उसको देखते हुए हमारा ये लक्ष्य है कि हम लोग रेवेन्यू जो करीब 1200 करोड़ तक का रेवेन्यू हम लोग अर्जित करें। और मार्जिन में जो मार्जिन हमने पिछले 3-4 साल में जो मार्जिन आपने देखा है,
सो एवरेज उसी के आसपास रहेगा। थोड़ा बहुत इस पे प्रेशर आ सकता है मार्जिन के ऊपर, जिसको मैं यहाँ आपके सामने बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का आजकल प्राइस है, फ्लक्चुएशन है, उसको कंपनी को कितना एब्जॉर्ब कर पाती है, उस पर मार्जिन का डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल जितना कम से कम लागत में हो उसको हम लोग लेके आए, लेकिन इंटरनेशनल सप्लाई चेन में बहुत सारे डिस्ट्रप्शन है और उसका हो सकता है कि इफेक्ट हमारे मार्जिन पे पड़े, बट मोर और लेस हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसी रेंज में हमारी मार्जिन हो जो हमने पिछले 4 साल में हमने उसको दिखाया है, जो तकरीबन 30-32% के आसपास की थी। अच्छा झा साहब, सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन मिला है ऑफर फॉर सेल को लेकर? क्या कुछ बातचीत हुई है आपकी मंत्रालय से, या फिर कुछ इंडिकेशन आया है? नहीं, फिलहाल हमारे पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि OFS आ रहा है कि नहीं। हाँ, लेकिन इसकी आई थिंक प्रोसेस इनिशिएट हुई थी कुछ दिन पहले, बट अभी फिलहाल कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब ये इसका जो लागू होगा। अच्छा। OFS कब आएगा। ओके, आई गेट योर पॉइंट। मैं आपसे फाइनली यही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने इस चर्चा में सबसे ज्यादा फोकस आपके एरोस्पेस से जुड़े हुए ऑर्डर्स की क्या एरोस्पेस और डिफेंस का आगे चलकर 50-50 मिक्स होने वाला है? जी, आप अगर देख सकते हैं तो सही है, क्योंकि एरोस्पेस की हम बात करते हैं तो डिफेंस उसके साथ मिल के आता है, तो मैं इसको अलग नहीं करूंगा। हमारे जो कि एरोस्पेस डिफेंस के लिए मेजॉरिटी ऑफ वर्क तो डिफेंस के लिए होता है, एरोस्पेस का जो हमारे यहाँ गतिविधि है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि एरोस्पेस डिफेंस दोनों मिला के हम बोल सकते हैं कि वो आगे आने वाले दिनों में काफी ज्यादा इसमें बढ़त होने वाली है। ओके सर, जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और चंद्रयान परियोजना में आपका कितना भाग रहा या फिर कितनी सप्लाईज आपने कर दी हैं डिफेंस पे और साथ ही साथ मार्जिन्स पे और रेवेन्यू आउटलुक पे अपने रिव्यू रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थोड़ी सी रिकवरी इंडिसेस में अभी तक आई नहीं है सब्सटेंशियल, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि थोड़ी स्थिरता है 19,900 के आसपास। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो पिछले कई मिनटों से या फिर लगभग 1 घंटे से 1:48 से लेकर लगभग 2:42 तक का वक्त इसने 45,300 की रेंज में गुजारा है। कुछ देर पहले मैं लुपिन का जिक्र कर रहा था, लुपिन को एक बार टिक बाय टिक चार्ट पे देखिए, क्या तेजी लेकर 1154 पे, मतलब इस 10 मिनट के डिस्कशन में स्टॉक लगभग अभी 7-8 रुपए का स्विंग देके डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट कर रहा है। कुछ वीक काउंटर्स को पिक करते हैं जहां पे वाकई एक्सट्रीमली वीकनेस है और पेन बड़ा है। एक बार आप लेके आइएगा अदानी पोर्ट्स को। अमित जी जरा अदानी पोर्ट्स को देखेंगे आप। मंडे को काफी लिक्विडेशन शॉर्टिंग थी, आज इसने 20 डेमा को तोड़ा भी। आपका अदानी पोर्ट्स पे कोई व्यू इस वक्त? जी वीरेन जी, यहाँ पे जिस हिसाब से पिछले 3-4 दिन से ब्रेक आ रहा है और आपने सही कहा कि 20 डेमा इसने आज वापस वायलेट कर दिया है, तो स्टॉक का नेक्स्ट सपोर्ट लगभग 800 के आसपास बनता है, जहां पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मुझे लगता है एक बार स्टॉक वहां जाके साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोड में आना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से डाउनवर्ड्स प्रेशर है 800 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। स्टॉप लॉस रखूंगा 822 पर। ओके, चलिए रुचित भी जुड़ गए हमारे साथ, उनकी कॉल्स लेते हैं, उसके बाद 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। रुचित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मेरी जो ट्रेड रहेगी वो पेट्रोनेट में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली अगर देखें तो पीएसयू की तेजी में कुछ दिनों पहले पेट्रोनेट में भी एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया था, लगभग 235-238 के ऊपर। उसके बाद वो स्टॉक 255 तक गया और वहां से फिर से अभी रिट्रेसमेंट होकर उसी ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो 20 EMA का सपोर्ट भी है। और इंटरेस्टिंगली ये स्टॉक में देखिए जो ब्रेकआउट पे जैसे वॉल्यूम्स हुए थे, प्राइस करेक्शन या डिक्लाइंस पे कोई हाई वॉल्यूम्स के साथ में सेल ऑफ नहीं है। सो आई थिंक ये डिप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है फिर से री एंट्री के लिए। करंटली 240 के आसपास ये स्टॉक को खरीदारी करे, 235 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और 255 तक के टारगेट्स फिर से ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले मानस आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए। अनुज जी देखिए, कोल इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक क्लासिक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो कोल इंडिया के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 290 वाला कॉल ऑप्शन 3 रुपए 70 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 7.5 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। तो कोल इंडिया का 290 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल कोल इंडिया पर एक बाय कॉल आता हुआ। राजेश, आपका एफएनओ सुपरस्टार।
हर्षदा जी देखिए, नजर है एयू बैंक पे। एयू बैंक फ्यूचर में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है, 740 इसका नेकलाइन था, और जो पैटर्न हम देखते हैं दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन इसका टारगेट आना चाहिए कम से कम 780 का, लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो 770 770 का पहला टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 745 का। ओके, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये है राजेश जी का ट्रेड। इसके पास चलते हैं अमित जी के पास, इसके बाद चार के चमत्कार के लिए। अमित जी क्या पिक कर रहे हैं आप? जी वीरेंद्र जी, मैं पावर ग्रिड के साथ जाना चाहूंगा। पावर ग्रिड में जो हम कल से मूव देख रहे हैं दैट इज बैक्ड बाय गुड वॉल्यूम्स, और आज के सत्र में जो हमने वॉल्यूम देखी है वो कल के वॉल्यूम्स को भी क्रॉस कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। 205 का इसका प्राइस है लगभग। स्टॉप लॉस रहेगा 201 का, और लगभग इसके टारगेट्स रहेंगे 215 के। ये अब इस समय आपके लिए ट्रेड चार्ट का चमत्कार में अब एक काम करते हैं, मिड कैप फंडा, इसके लिए चलते हैं गौरांग शाह के पास। गौरांग जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक। आपको भी शुभ दिन अनुज हमारे तरफ से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से एक कंपनी जुड़ी है HG इंफ्रा, यहाँ पर खरीदारी की राय है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर हम राय दे रहे हैं, तो आवश्यक ये होगा कि आपके पास पर्याप्त समय सीमा हो, और जिस प्रकार से पूरे ढांचे में सुधार हो रहा है, सरकार, राज्य सरकार निजी स्तर पर जो केपेक्स करेगी कंपनियां वगैरह वगैरह, और खास करके सरकारी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो खर्च हो रहा है, उसके आधार पर न तो सिर्फ इनके ऑर्डर बुक बढ़ने की संभावना है, लेकिन एग्जीक्यूशन भी इनका काफी अच्छा है। 960 के आसपास कामकाज कर रहा है, तो HG इंफ्रा पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। HG इंफ्रा वो ट्रेड इस समय गौरांग की पिक है। फटाफट से सारे स्टॉक्स आपके लिए रिकैप कर देते हैं। चार का चौका में शुरुआत कोल इंडिया के साथ हुई, 290 का कॉल लेना है, 7.5 रुपए का टारगेट रहेगा ये, 4 रुपए पर फिलहाल ये आपको ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस 2 पर लगाएं। FNO सुपरस्टार में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आज अच्छी खासी तेजी में 770 के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है तेजी की, 745 स्टॉप लॉस के तौर पर आप इस्तेमाल जरूर करें। अमित ने जो चार्ट का चमत्कार में स्टॉक आइडेंटिफाई किया वो है पावर ग्रिड, 215 का टारगेट है, 201 का स्टॉप लॉस, और HG इंफ्रा पर इस समय नजरें हैं मिड कैप फंडा के तौर पर गौरांग शाह की, जहां पर भी उनको एक अपॉर्चुनिटी तेजी की ही दिखाई दे रही है। चलिए, ये है फिलहाल वो ट्रेड्स। बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। दबाव अभी भी है, लेकिन 19917 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो डे लो से थोड़ी सी चाल बेहतर जरूर हुई है। निफ्टी बैंक की परेशानी कायम है, 600 अंकों का नुकसान यहाँ पर अब भी दिख रहा है। धीरे धीरे करके HDFC बैंक में हल्की रिकवरी आई, 1571 पर है ये स्टॉक, अभी भी आपको 3.5% लेकर नीचे दिखाई देगा। चलिए, लेंगे इस मोड पर एक छोटा सा ब्रेक, और आज के बड़े स्टॉक्स, बड़े मुद्दों पर, और साथ ही साथ ओवरऑल मार्केट के आउटलुक पर मार्केट बिग वॉइस में हम ब्रेक के बाद जोड़ेंगे निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा को। अब निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, उनसे बात करते हैं मार्केट्स को लेकर। राहुल गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आज का सबसे बड़ा टॉपिक HDFC बैंक, आई एम श्योर आपने भी उस एनालिस्ट कॉल में हिस्सा लिया होगा, आपका क्या व्यू बना उसके बाद, और जो आज मार्केट ने रिएक्शन दिया, क्या वो जस्टिफाइड है? एक तरफ से हाँ अनुज, फर्स्टली गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऑब्वियसली अनुज, जब एक ऐसा बेहीमौत आपको जाके बोलता है कि एसेट क्वालिटी और नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे अगले 2-3 क्वार्टर में प्रेशर होंगे और काफ़ी हद तक होंगे, 25 से 30 बेसिस पॉइंट का अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे इम्पैक्ट बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका ROA और ROE पे इम्पैक्ट आएगा, तो एक वैल्यूएशन रीसेट आना है। लेकिन मुझे लगता है अनुज, अगर बहुत इससे ज़्यादा भी अगर भयंकर रिएक्शन आना था तो आज शायद आ चुका होता। द पॉइंट इज आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ दिस डिप इज बॉट इनटू टुमारो। लेकिन हाँ, क्या ये इस वक्त अगर आपका 6 महीने का नज़रिया है तो क्या ये टॉप पिक होगा बैंकिंग सेक्टर में, ये डिबेटेबल है। मुझे लगता है कि शायद और मौके आपको बेहतर मिल सकते हैं अगले 6-8 महीने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें अनुज जो HDFC और HDFC बैंक के एक होने से अगले 6-8 महीने में ही क्लैरिटी मिलेगी, राइट? स्लिपेजेस, प्रोविजनल कवरेज रेशियो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेज 1, स्टेज 2 में या स्टेज 3 में HDFC के थे जो HDFC बैंक के नहीं थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक अगले 6-8 महीने में थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। अगर ज़्यादा प्राइस करेक्शन भी नहीं हुआ तो ये टाइम करेक्शन का कैंडिडेट ज़रूर है। तो आई थिंक ये अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं 3-4 साल का, तो आप खरीद लीजिए आज। लेकिन अगर आपका थोड़ा शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो आई थिंक दिस विल प्रॉब्ली नॉट बी द प्रेफर्ड नेम इन प्राइवेट बैंक्स
एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि जो कमेंट्री आई है अनुज उसके बेसिस पे वैल्यूएशंस शॉर्ट टर्म में थोड़े स्ट्रेच जरूर लग रहे थे। ओके, तो आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में बेटर अपॉर्चुनिटीज होंगी आपके पास, वो क्या होंगी, क्या नाम इन पर्टिकुलर, अगर बैंकिंग की बात कर लें तो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, आई थिंक मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा डेल्टा है प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर में हर एक बैंक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इवॉल्व होंगी, जैसे ऑब्वियसली एक लीडरशिप चेंज है कोटक महिंद्रा बैंक में। इंडसइंड बैंक लुक्स ओके थोड़ा, पर वो क्या है ना, थोड़ा हाई बीटा हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अगर गॉड फॉरबिड अगर 18,000 चला गया तो वो HDFC कोटक वगैरह से ज़्यादा गिरेगा, तो एक बीटा फैक्टर आ जाता है। बट आई थिंक अगर आपको लार्ज कैप्स में रहना है तो मेरी राय यही होगी कि आप पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा रहिए। हम कुछ ही दिन पहले चर्चा कर रहे थे अनुज एडिटर्स राउंड टेबल पे कि जो क्रॉस सेलिंग है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के मुकाबले बहुत कम है अनुज, जो आपके फ़ी इनकम में जाती है। तो अगर SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, चाहे उनका म्यूचुअल फंड हो, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह हो, अगर वो थोड़ा अपसेलिंग हो जाए तो ROE पे बहुत इम्पैक्ट आता है अनुज। और पिछले 2 क्वार्टर में आप देखेंगे ROA और ROE जो बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI बैंक की है वो लाइफ टाइम हाई पे जा चुकी है, एंड स्टिल नीदर ऑफ देम आर ट्रेडिंग एट 1.5 टाइम बुक। इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा तो आपको 1 टाइम पे मिल रहा है। तो आई थिंक कुछ ऑप्शन वैल्यू भी है SBI में। मुझे नहीं पता अगर SBI म्यूचुअल फंड कभी लिस्ट हो, बॉब कार्ड्स की चर्चा हो रही है लिस्टिंग की, तो ये कुछ ऑप्शन वैल्यूज भी हैं। लेकिन अगर बैंक्स में मुझे अगले 6-8 महीने के लिए खेलना है तो मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा झुकाव होगा, और विद इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स आई थिंक ज़्यादा मेरा टिल्ट होगा बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI बैंक पे। राहुल, क्या पब्लिक सेक्टर दूसरी कंपनियां, आप देखिए पावर कंपनियों में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है, डिफेंस कंपनियां लार्जली एक डिस्कवर्ड ट्रेड है, लेकिन आजकल पूरा जो लाइमलाइट है वो पावर कंपनियों में है, वेदर इट्स पावर ग्रिड, आपकी PFC, REC, SJVN जैसे स्टॉक्स भी भागने लगे हैं। इधर कुछ खास पक रहा है क्या? कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने ढूंढी है इसमें? देखिए हर्षदा जी, इसमें यही है, ग्रोथ और वैल्यूएशंस को आपको मैरी करना है। तो जैसे आप डिफेंस की जैसे आपने चर्चा की, माई माइंड गोज बैक टू जब हिंदुस्तान लीवर या रिलायंस ने 10-10 साल के बाद ब्रेकआउट दिया था, तो इन स्टॉक्स के साथ क्या हुआ था। तो ये हमें लगता है कि कभी कभी एक्सेसिव हो जाता है, क्योंकि अगर मैसगांव डॉक की बात करूं तो अगर आप पिछले 18 महीने का चार्ट देख लें तो इट्स बिन अ 10x, पर सारे 10x नहीं हुए हैं, कुछ डबल हुए हैं, कुछ ट्रिपल हुए हैं, बट दीज आर कमिंग ऑफ मेनी ईयर्स ऑफ अंडर परफॉर्मेंस एंड अंडर ओनरशिप। तो एक टेक्निकल फैक्टर भी आ जाता है कि अगर एक सेक्टर अच्छा कर रहा है तो आप बाकी में भी, आपने एक सेक्टर का जिक्र नहीं किया, वो मैं ऐड करना चाहूंगा, रेलवेज भी एक ऐसी प्ले है जहां पे बहुत चर्चा हो रही है। हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, आप देख लीजिए जिस तरह से सीमेंट कंपनीज रेलवे साइडिंग्स वगैरह लगा रही हैं, तो चाहे राइट्स हो, IRCTC हो, तो आई थिंक ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इंडस्ट्री लीडर्स में पब्लिक सेक्टर में, जहां इवन इफ द स्टॉक्स समझो आज की डेट में आप देख रहे हो कि डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल भी हुए हैं, हो सकता है कि आज भी वैल्यूएशंस आपके फेवर में हो, और वहां पे आप, मेरे ख्याल से आप इंडस्ट्री लीडर्स के साथ ही रहिए। आप जिस भी सब सेक्टर में देखते हैं, आई वुड नॉट से आप सारे PSUs खरीद के चले जाएं, लेकिन आप हर एक सब सेगमेंट में, चाहे बैंक्स हो, डिफेंस हो, I'm not so sure about insurance, Harshada ji, because LIC is losing market share. So I'm not really sure about public sector insurance, but बाकियों में I think there is definitely value to be had. In fact, आप public sector insurance की भी बात कर सकते हैं। SBI Life, almost 17-18% का return on embedded value और return on equity है। It's not even at 2 times price to embedded value। और आपको याद होगा जब HDFC Life इन वैल्यूएशंस या ये रिटर्न रेशियोज और ग्रोथ पे चल रहे थे, उनका तो एक जमाने में 4-4.5 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू था। तो आई थिंक देयर इज इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर, बट स्टे विद द लीडर्स एंड आइडेंटिफाई विद कॉशन। वीरू, राहुल, अब आते हैं 2-4 स्टॉक्स पे, और मैं ऑटो स्पेस से 2 लीडर्स की बात करूंगा। पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स, साथ ही साथ M&M, दोनों ही स्टॉक्स जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और इधर बजाज ऑटो और हीरो मोटर कॉर्प। अब यहाँ पे नई एंट्री की गुंजाइश कितनी है, या फिर एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनके लिए आपका कितना अपसाइड और बाकी है आपके मुताबिक? एंड स्पेशली टाटा मोटर्स चाइना फैक्टर के चलते भी थोड़ा सा कोरिलेट करके मैं आपसे पूछना चाहूँगा। वीरू, अगर आप सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो माई टिल्ट वुड बी मोर टुवर्ड्स मारुति एज अपोज टू टाटा मोटर्स। आई थिंक जो आपने चाइना का एक जिक्र किया, और उसमें अगर आप CVs खेलना चाहते हैं तो आई वुड रादर प्ले थ्रू अशोक लेलैंड। आई थिंक दैट वुड बी द ऑर्डर दैट आई वुड लाइक टू प्ले इट। आई थिंक अगर आप अशोक लेलैंड के नंबर्स देखें, हमारे यहाँ पे आई थिंक द EPS बिटवीन FY23 रिपोर्टेड एंड FY25 एक्सपेक्टेड, EPS ऑलमोस्ट डबल होने जा रहा है।
इट्स अ ग्रेट प्ले टू बी हैविंग। आई थिंक यहाँ से भी मुझे लगता है कि अगर आप निवेश करें तो 215 220 का भाव मुझे आराम से अशोक लेलैंड पे लिखता है। रिटर्न रेशियोज भी आई थिंक हाई टीन्स लो 20s की तरफ जा रहे हैं और मार्जिन एक्सपेंशन भी काफ़ी हद तक अच्छा है। मारुति में आप देख लीजिए, हालांकि आप मास सेगमेंट में प्रेशर देख रहे हैं जो कि वो अल्टो ए स्टार वगैरह हैं, लेकिन अगर आप मिड टू प्रीमियम देखें, चाहे वो सियाज हो, एस क्रॉस, ब्रेजा वगैरह, सेल्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो आई थिंक इफ यू वांट टू प्ले पैसेंजर व्हीकल्स, I would definitely rate it ahead of Mahindra and Tata Motors. And if I was to play through CVs, ऊपर से जैसे आपने very correctly point out किया, चाइना का एक क्वेश्चन मार्क फैक्टर रहता है। टू व्हीलर्स की अगर आप चर्चा करें वीरू, तो आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक अ कॉन्ट्रेरियन कॉल। आइशर मोटर्स पे मेरा थोड़ा ज़्यादा झुकाव होगा एज अपोज टू द नेम्स यू हैव टेकन। हालांकि राजीव बजाज ने काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री दी है इन टर्म्स ऑफ देयर लॉन्चेस एंड व्हाट इज़ लाइकली टू बी कमिंग आउट, लेकिन आई थिंक जिस तरह से अगर आप अप टू 250 सीसी भी देख लें, और मैं जानता हूँ रिसेंटली अनुज ने एक टेस्ट ड्राइव ली थी हार्ली की, लेकिन और मैं हीरो पे आऊँगा, लेकिन आई थिंक जिस तरह की अप टू 250 सीसी भी अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें पिछले 12 महीने में, मंथ ऑन मंथ हर मंथ आपको 5 से 10% का ग्रोथ आइशर में दिखेगा, एंड दैट्स आई थिंक द रीजन। देखिए 350 प्लस सीसी में वैसे भी पेन है, आइशर में भी पेन है और बाकियों में भी आएगा। और आपको याद होगा जब कोलगेट या मारुति वगैरह ने जब मार्केट शेयर लूज करना चालू किया था, दे वर द सेगमेंट। तो अगर आइशर का थोड़ा बहुत मार्केट शेयर लूज भी होता है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू बी लूजिंग स्लीप ओवर। अगर ये बजाज हीरो वगैरह के माध्यम से मार्केट ग्रो हो जाता है, ऑल द बेटर। एंड अगर आप एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड खेलना चाहें तो देन आई थिंक द प्रेफरेंस वुड बी फॉर हीरो मोटोकॉर्प। आई थिंक डिविडेंड यील्ड, इफ आई लुक एट द मास प्लेयर्स, इज डेफिनेटली द हाईएस्ट अमंग्स द अदर व्हेन आई कंपेयर इट टू द अदर टू। तो आई थिंक दिस इज हाउ आई वुड लाइक टू प्ले द ऑटो स्पेस वीरू। आई थिंक मारुति फॉर पीवीज, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल्स में, प्रीमियम टू व्हीलर्स में आइशर, एंड मास में आई वुड प्ले थ्रू हीरो। मास में हीरो। राहुल, ये जो हीरो मोटोकॉर्प ने अपने प्रोडक्ट्स का प्रीमियराइजेशन करा है, क्या उसमें सक्सीड हो पाएंगे? आई होप आप अनुज के साथ वो राइड लेंगे कुछ दिनों बाद, लेकिन क्या सक्सीड हो पाएंगे? नहीं, आई थिंक देखिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में ओवर द नेक्स्ट मैनी ईयर्स। अगर आप कंपैरेटिव मार्केट्स देखें एशिया में भी, तो ये ग्रोथ रेट ऑब्वियसली क्योंकि डिप्रेस बेस पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ये आप सब सेगमेंट की रिपोर्टिंग देखें तो ऑब्वियसली इट विल ग्रो एट वेरी हाई डबल डिजिट्स फॉर द फोरसेबल फ्यूचर। पेनिट्रेशन विल गो हायर अप, बट आई थिंक क्योंकि वी आर सिटिंग अहेड ऑफ अ मैरिज सीजन ऑल्सो, एंड टिपिकली रॉयल एनफील्ड के जो सेल्स हैं ये टाइम ऑफ द ईयर काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट हीरो डज वेल। सबसे इंपॉर्टेंट बात वीरू ये है कि लोग वेट कर रहे थे कि हीरो का ये प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा, क्योंकि चर्चा में तो ये काफ़ी समय से था। तो आई थिंक नाउ दैट इट हैज़ लॉन्च्ड, आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन गेम बन जाता है कि हाउ सून कैन यू मेक इट रीच आउट टू अ पैन इंडिया लेवल। ये ऑब्वियसली मार्जिन एक्रीटिव है, इससे आपको ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं मिलेगी, मार्जिन एक्रीटिव ज्यादा होगा बिकॉज योर वॉल्यूम्स आर लो बट प्राइसेस आर हायर। ब्लेंडेड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर हीरो ऑफ द लॉन्गर टर्म। बिल्कुल, आप भी ले सकते हैं वो टेस्ट राइड, वैसे कोई रुकावट नहीं है इसमें। ठीक है ना? ओके, डेफिनेटली अक्टूबर के आखिरी में। बिल्कुल। खैर एनीवे, मार्केट में थोड़ी सी अब गिरावट और बढ़ रही है। राहुल, रिलायंस पर क्या व्यू है अब? मुझे याद है लास्ट जब हम मिले थे तो आपका पॉजिटिव व्यू था काफ़ी रिलायंस को लेकर, वो तेज़ी हुई भी थी उसके बाद, लेकिन उसके बाद जब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डीमर्ज हुआ है उसके बाद से शायद ट्रिगर का कुछ अभाव रहा है, या कुछ स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, उस पर क्या व्यू है? दो बड़े ट्रिगर्स थे अनुज जो आउट ऑफ द वे हो चुके हैं, जो है कि रिटेल की जो वैल्यूएशन सेट होनी थी, और दूसरा जिनका आपने अभी जिक्र किया जियो फाइनेंशियल का। आई थिंक इट इज़ नाउ गोइंग टू ट्रैक अर्निंग्स अनुज। आई डोंट थिंक ऐसे कोई इमीडिएट ट्रिगर है। हालांकि अगर आप लिस्टिंग की भी बात करना चाहें तो इंडिकेटिव वैल्यू तो हमको वैसे ही मिल चुका है जैसे जियो में था। आई थिंक दिस इज़ नाउ गोइंग टू ट्रैक अर्निंग्स। तो अगर आप रिलायंस का अगर आपका प्रोजेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ समझो 15% है, आई थिंक इट इज़ वेरी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि आपको वही रिटर्न मिले। तो आई थिंक उस लेवल की बुलिशनेस शायद अभी नहीं रही, क्योंकि इट हैज़ प्लेड आउट रिमार्केबली वेल एज अ स्टॉक। तो क्या हो जाता है कि यू हैव टू टेम्पर योर एक्सपेक्टेशंस एवरी नाउ एंड देन, बट डू आई हैव रीज़न टू सेल इट टुडे इफ आई एम होल्डिंग इट इन माई पोर्टफोलियो? नहीं, ऐसी कोई वजह तो नहीं है कि मैं बेचूं, पर हाँ कि क्या ये यहाँ से मल्टी बैगर हो सकता है, या जिस तरह की रन 850-900 से जो ब्रेकआउट होके अभी 2500 के आसपास की, उस तरह की भयंकर रैली आई डोंट थिंक रिलायंस में आएगी। दैट बीइंग सेड, आई वुड स्टिल हैव इट इन माय पोर्टफोलियो इफ आई एम अ होल्डर। ओके, और ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे कोई व्यू, और उसके बाद जो बजाज फाइनेंस में रिसेंटली मूव आया
उस पर कोई व्यू आपका? जियो फाइनेंशियल पे तो नहीं अनुज, बिकॉज वी डोंट ट्रैक दैट स्टॉक ऑफिशियली, लेकिन बजाज फाइनेंस, आई मीन व्हाट कैन आई से, आई थिंक इवन इफ द ग्रोथ रेट जो 35-40% थी, जैसे आपको याद होगा HDFC बैंक एक ज़माने में 25% ग्रो करता था, जैसे जैसे बेस, अभी आप IT ले लीजिए अनुज, अगर इन्फोसिस और TCS आपको ये बेस पे भी अगर आपको 10% का टॉप लाइन ग्रोथ दे दें तो आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा। तो आई थिंक वो एक थोड़ा रीसेट है, लेकिन आई थिंक फॉर the kind of, I think it's still 4.5-5% का ROA है, ROEs are 25% प्लस है, वैल्यूएशंस जैसे मैंने कहा कि प्राइस और टाइम करेक्शन एक आ चुका है, ऑब्वियसली जियो का एक फैक्टर था। आई डोंट थिंक ऐसी कोई भयंकर कंपटीशन है इस वक्त अनुज। आई थिंक अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग में भी देख लें, हालांकि कोटक, HDFC, कैपिटल फर्स्ट सब ने एक एंट्री की है और रिस्पेक्टेबल मार्केट शेयर्स गेन करने की कोशिश है, बट व्हेन वी टॉक टू पीपल लाइक विजय सेल्स एंड क्रोमा, बजाज फाइनेंस इज स्टिल फार अहेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग दीज प्रोडक्ट्स एंड द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर फाइनेंसिंग ऑल्सो। अभी जैसे अगर आप कंसोलिडेटेड एंटिटी ले लें अनुज, बजाज एसेट मैनेजमेंट अभी लॉन्च हुआ है रिसेंटली, आई थिंक जैसे जैसे वो स्केल अप होगा वो बजाज फिनसर्व के भी वैल्यूएशंस में आपको देखने। सो आई थिंक बोथ दी स्टॉक्स एट डिप्स आर डेफिनेटली बाइज फॉर मी। पॉलीकैब जैसे ट्रेड्स पर अब आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने एक बहुत तगड़ा रन देखा है, बीच में लगा लोगों को मौका मिलेगा लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड था और आज 5200 के ऊपर है वो स्टॉक। आई थिंक हमारी काफी चर्चा हुई है पॉलीकैब पे इन द पास्ट, और आज भी जैसे आपने कहा कि बाजार गिरा हुआ है, एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2.5-3% आज भी स्टॉक ऊपर है। तो आई थिंक एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि RR केबल एज लिस्टेड टुडे, तो एक वो भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। इसमें यही पॉइंट मैं दूंगा जो मैंने रिलायंस के लिए कहा, वैल्यूएशंस आर डेफिनेटली ऑन द हायर साइड, लेकिन अगर आपको ग्रोथ मिलती रही तो ये चढ़ता जाएगा मेरे हिसाब से आगे। आई थिंक हमारे मिड कैप कवरेज में से जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थे, दिस वाज वन ऑफ द टॉप 5 रिजल्ट्स। अगर आप टॉप लाइन एबिटा और बॉटम लाइन देखें तो हमें और रिटर्न रेशियोज आर द बेस्ट इन क्लास। आई थिंक पूरा अगर आप सेगमेंट देखें, KEI, KEC, RR केबल वगैरह, आप जो भी केबल्स और वायर्स को डालते हैं, आई थिंक इट इज़ डेफिनेटली बेस्ट इन क्लास, इनफैक्ट इवन बेटर देन हैवेल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन रीच इनकी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक हमारा मानना है, जब हम चैनल चेक्स करते हैं तो प्रोमोटर लेवल पे जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के रिलेशन, ये सॉफ्टर पॉइंट्स होते हैं हर्षदा जी, कि आप अगर आप दुकान पे जाएं, जैसे मुझे याद है आदित्य पुरी बहुत टाइम पे जाके ही यूज्ड टू टॉक टू द पीपल, वो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि आप किसका माल बेचते हैं फिर, क्योंकि ये जो एग्रीगेटर्स होते हैं इवेंचुअली इट सेल्स ऑन रिलेशनशिप, एंड आई थिंक पॉलीकैब एज अ ब्रांड दे हैव अ वेरी गुड डाइवर्सिफाइड मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल, एंड आई थिंक जो उनकी हेजिंग स्ट्रैटेजी है रॉ मटेरियल पे, अगेन विद रिस्पेक्ट टू कॉपर प्राइसेस, इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट, इसलिए आप मार्जिन वॉलेटिलिटी इतना नहीं देखते, तो कैश फ्लोज आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। तो ये 5-6 रीजंस हैं जिसकी वजह से वैल्यूएशन मिलता है। पर क्या होता है ना हर्षदा जी, कभी कभी एक्सपेंसिव चीज़ और एक्सपेंसिव हो जाती है क्योंकि वो ग्रोथ आती रहती है, तो देन इट बिकम्स अ चैलेंज कि अगर बाकी 10-15% ग्रो कर रहे हैं और ये 20 कर रहा है, तो क्यों ना थोड़ा और देके ये खरीद लें। तो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। How much more from here I don't know, but will it be one of the top picks in that sub segment? Definitely. लोग कहते हैं ना कि अच्छी चीज महंगी होती है, बिल्कुल वो वैसी ही है। अच्छा राहुल, मिड कैप्स में जो बीच में हमने शेकआउट देखा था, उसके बाद लोग लार्जली कह रहे थे कि लोग अपनी पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट करेंगे, हेवीज की तरफ आएंगे। क्या आपने कुछ ऐसे कॉन्शियस कॉल्स लिए हैं, कुछ शेयरों से आपने एग्जिट किया है और फिर हेवीज की तरफ गए हैं? आज भी मैं मानता हूं कि वैल्यूएशंस इन लार्ज कैप्स आर बेटर देन मिड कैप्स, एंड मुझे लगता है कि जैसे वो एक दिन का फॉल आया था कुछ दिन पहले, मेरा होप था कि वो 2-3 दिन और चले ताकि स्टॉक्स एक ऐसे भाव पे आ जाएं कि वी कैन थंप द टेबल एंड टेल पीपल टू बाय, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, और इसका एक ही कारण है लिक्विडिटी, क्योंकि आज की डेट में भी जब हम कुछ फंड मैनेजर से बात कर रहे हैं, जो डेली फ्लोज आ रहे हैं हर्षदा जी, इट इज़ अनबिलीवेबल। इट इज़ ऑब्वियसली आप वो एनुअलाइज नहीं कर रहे हैं, किसी को 30 करोड़, किसी को 50, किसी को 100 करोड़ डेली बेसिस पे 20,000 के निफ्टी पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये फंडामेंटल्स आपके स्टॉक प्राइसेस को डिक्टेट नहीं कर रहा। आपका एज अ फंड मैनेजर ये मैंडेट नहीं है कि आप कैश पे बैठें, अगर आपका पैसा है यू हैव टू डिप्लॉय इट। आप 3-5% एट बेस्ट कैश रखेंगे। प्रॉब्लम यह है कि वो आज की डेट में 3-5% भी अगर इंडस्ट्री लेवल पे मैं कैश ले लूँ, वो भी आई थिंक नंबर कुछ 70,000-80,000 करोड़ के आसपास है सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का। तो ये आई थिंक वो जमाना जब स्टॉक्स 30-40% गिरते थे वो शायद गए। एक होप था लास्ट वीक कि वो शायद देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यू इज फार मोर इन द लार्ज कैप स्पेस देन इट इज इन द मिड कैप स्पेस। मैं उदाहरण दे देता हूँ, आई थिंक फेडरल बैंक एंड HDFC बैंक वुड बी गोइंग एट वेरी सिमिलर वैल्यूएशन 19-20 का शायद। आई थिंक आई एम नॉट लुक्ड एट हाउ द वैल्यूएशंस विल रीसेट आफ्टर टुडेज फॉल,
बट ऐसे अगर आपके 19-20 के फ़र्क हों तो वाई नॉट. जैसे फार्मा में JB केमिकल्स, अजंता, there are two stocks we've really liked. If I stack them up against Sun Pharma and Cipla, in fact they'll be more expensive. तो why not go for Sun and Cipla? तो ये हर एक सेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मुझे लगता है कि लार्ज कैप के वैल्यूएशंस फिलहाल थोड़े ज़्यादा रीजनेबल दिख रहे हैं एज अपोज टू मिड कैप्स. ओके, सिप्ला पर कोई व्यू आपका कवरेज में है? सिप्ला बिल्कुल, इट हैज बीन आवर टॉप लार्ज कैप डोमेस्टिक रिकमेंडेशन फॉर अ व्हाइल. याद है इसके लिए मैं जी. तो आई थिंक लार्ज कैप में हमारा झुकाव हमेशा टोरेंट, जाइडस और सिप्ला की तरफ रहा है. इफ यू वांट टू प्ले अ हाइब्रिड डोमेस्टिक ये है. आई थिंक अनुज, अगर आपको एक रीजनेबल हाइब्रिड प्ले करना है तो सनी है आपका, जिसने सिकोआ, इलूमिया, विनलेवी वगैरह के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से यूएस में मार्केट किए हैं. बाकियों को उस तरह की सक्सेस नहीं मिली है. एक रेवलिमिड आके निकल गया, बट बाकी जो है काफ़ी उस लेवल के नहीं है, $1.5-2-3 बिलियन के ड्रग्स. लेकिन ऑब्वियसली सिप्ला में अनुज एक कॉर्पोरेट एक्शन की अनाउंसमेंट की वेट हो रही है. वो आए ना आए पता नहीं, बट आई थिंक आज की डेट में भी इनहेलर की लीडरशिप अगर आप देखें इज़ क्वाइट रिमार्केबल. हमें लगता है कि अगले 2 साल जो FY23 और 25 के रिपोर्टेड हैं, हमारे हिसाब से अर्निंग 16% कंपाउंड होंगे. It doesn't matter who leads the management. I think the business is extremely good. The cash flows will fund themselves. The past acquisitions have been extremely solid. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. आप सिप्ला और टोरेंट दोनों मेरे हिसाब से इस भाव पे देख सकते हैं. एंड लाइक आई वाज जस्ट सेइंग, अगर आप मिड कैप्स में जाना चाहें तो अजंता और JB शायद. बट आई थिंक इट्स अ स्पेस अनुज, मुझे लगता है कि ये अगले 4-5 महीने में आपको सरप्राइज करता जाएगा. ये थोड़े वैल्यूएशंस रीसेट होते जाएंगे. कोई और नया स्टॉक आपकी कवरेज में आया? पिछली बार आपने जिलेट और PNG की बात की थी जी. कोई नया स्टॉक जो आपने कवरेज में ऐड किया? ऐसे तो कोई कुछ खास फ्रेश इनिशिएशन नहीं किया अनुज. आई थिंक इंश्योरेंस पे हम लोग एक पीस शायद बहुत जल्द निकालने वाले हैं. लेकिन हमने पिछली बार 2-3 स्टॉक्स में SBI लाइफ रही है आपका. हाँ जी. तो वी आर जस्ट गोइंग टू बी पुटिंग आउट सम फ्रेश रिसर्च ऑन इट. बट आई थिंक हमने पिछली बार पावर मैक, अपार और एरिस लाइफ साइंसेस की बात की थी. आई थिंक ये 3 नाम हैं जो स्मॉल कैप स्पेस में जो हमें अभी भी काफ़ी हाई कन्विक्शन लगता है. एक्चुअली अनुज, आपने जिलेट का जिक्र किया. डिस्पाइट द स्टॉक मूविंग अप 35%, मुझे नहीं लगता कि वैल्यूएशंस अभी भी ज़्यादा इतने एक्सपेंसिव हैं जिलेट पे रिलेटिव टू व्हाट द रेस्ट ऑफ द कंज्यूमर पैकेज. तो आई थिंक अपार, पावर मैक और एरिस जो थे वो अभी भी मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे. ऑब्वियसली ऑन अ केस टू केस बेसिस हर एक सेक्टर्स में आपके कुछ मिड एंड स्मॉल कैप आइडियाज रहेंगे. जैसे वी रियली लाइक द गैस स्पेस, राइट? गुजरात गैस इज समथिंग दैट वी लाइक. एंड इन सीमेंट, बिरला कॉर्प. आई थिंक दीज आर अ कपल ऑफ नेम्स आई थिंक वी हैव नॉट स्पेंड टू मच टाइम डिस्कसिंग. लेकिन हमें लगता है यहाँ से भी अर्निंग्स ग्रोथ इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग आ सकती है. बिरला कॉर्प ऑब्वियसली उसका मुकुटबान का प्लांट अभी अप एंड रनिंग हो चुका है और गुजरात में मोरबी बेल्ट पूरा रिकवर हो चुका है. तो आई थिंक जिस तरह की प्राइसिंग की बात मैनेजमेंट कर रही है, आई थिंक दीज कुड बी 2 वेरी वेरी गुड स्टॉक्स टू बी होल्डिंग एज वेल. ओके, बीरू. राहुल, इंडिगो पे आपका व्यू क्या है? आई मीन जो पोस्ट कोविड डिप था वहाँ से आपका पैसा तिगुना हो चुका है. मैंने 800 रुपये पे जिसने कॉल ली होगी वो 2400-2800 का भाव देख के आया. अब प्रमोटर सेलिंग, बार बार वो 5-5 महीने के अंतराल में चंक आना है सेल होने के लिए. क्रूड एट 94 प्लस इनके इंजन इश्यूज, काफ़ी इनके फ्लाइट्स जो हैं और जो एयरक्राफ्ट हैं वो ग्राउंडेड हैं बिकॉज ऑफ इंजन्स. आपका व्यू इस वक्त क्या बनता है इस वक्त इंडिगो पे? ये क्वार्टर बहुत ही स्ट्रांग होगा वीरू. आई थिंक यू आर गेटिंग इनटू फेस्टिव सीजन, मैरिज सीजन एंड द क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो आई थिंक जो Q3 के रिजल्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे. आई थिंक जिस तरह से रियलाइजेशंस रीसेट हुए हैं ये प्री कोविड लेवल्स पे तो नहीं जाने वाले, जहाँ तक मेरा अनुमान है. आई थिंक ये रियलाइजेशंस आर हियर टू स्टे. हो सकता है कि आपकी डिमांड ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए एज द ईयर गोज ऑन, क्योंकि G20 वगैरह भी थे. तो शायद कैलेंडर ईयर 2024 में नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर फुटफॉल्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रियलाइजेशंस ज़्यादा गिरेंगे. The time to take profits on Indigo will be after next quarter's result. जो आपके रिजल्ट्स आएंगे फरवरी में, वहाँ पे आप थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं. टिल देन आई वुड से कंटिन्यू टू राइट दिस स्टॉक. आई नो कॉर्पोरेट एक्शंस इज वन थिंग, लेकिन आप सिर्फ अगर बिजनेस फंडामेंटल्स ट्रैक करें, एक ही इशू है इस पे वीरू, हाउ डू यू मैनेज योर कॉस्ट्स? बिकॉज क्रूड ऑलरेडी आई थिंक 92-93 पे चला गया है, देयर एंड देयर अबाउट्स. तो अगर ये 100 के ऊपर चला गया तो आप कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे? आपकी रियलाइजेशन पे कितना और इम्पैक्ट आ सकता है? तो एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, नो रीजन टू सेल द स्टॉक. लेकिन आई वुड डेफिनेटली बी कंसर्न अगर क्रूड 105 के आसपास या 100 के ऊपर चला गया तो फिर ये क्या होगा. हालांकि मुझे फिर भी लगता है कि क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है ये मैनेज कर लेंगे, बट नो रीजन टू सेल एज ऑफ टुडे, मे बी आफ्टर Q3's रिजल्ट्स.
ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और काफ़ी लंबी चर्चा हुई आज हमारी। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी अनुज। ओके, चलिए ये समय राहुल का व्यू मार्केट एट डेज लो, मतलब काफ़ी करीब डेज लो के 19905 पर इस समय निफ्टी, और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट नीचे हर्षता, तो मार्केट इस समय थोड़ा सा नर्वस। जी हाँ, थोड़ा सा नर्म है, लेकिन एक पॉकेट जहां पर लगातार तेजी बनी हुई पावर स्टॉक्स है अनुज। आप देखिएगा पावर ग्रिड करीब 2-2.25% के गेन्स पर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाले SJVN, NHPC इन सब में खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इंट्राडे में तो SJVN करीब 7% भी ऊपर था। अब क्या कारण है कि इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है? सुमित हमारे साथ है इस पर और अपडेट्स के साथ। सुमित, देखिए SJVN आज तो एक न्यूज़ फ्लो था, वो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग का, जिसके आधार पर चलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज भी पूरे साल के स्टेटस देखेंगे तो SJVN में करीब 150% का मूव इस साल अब तक आता हुआ दिखाई पड़ चुका है, और NHPC भी करीब 44-50% के आसपास का मूव इस साल में दे चुका है। 2-3 ट्रिगर कामकाज कर रहे हैं। पहले तो एक अच्छे वैल्यूएशन थे जब ये शुरू हुए थे, 15 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा था SJVN, और करीब 20 के मल्टीपल पे था NHPC, और वहाँ से एक अच्छी तेज़ी दिखा चुका है। प्लस नई कैपेसिटीज़ के एडिशन और साथ साथ जो नए ऑर्डर बुक्स इनके पास आए हैं, वो दो तीन चीज़ें करीब कामकाज कर रही हैं। पहले NHPC में रफली 5500 मेगावाट के आसपास ही कंपनी की कैपेसिटीज़ हैं। 1520 मेगावाट की नई कैपेसिटीज़ को ये फर्दर ऐड करने जा रहा है, और 2000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी कंपनी कामकाज कर रही है। 125 मेगावाट पे ये कंपनी आवेदन दे चुकी है। तो ऐसे मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके ऐड होने वाले हैं। लाइक वाइज अगर SJVN पे नजर डालेंगे तो 54,000 मेगावाट के आसपास ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑर्डर बुक के तौर पर हैं। 2100 मेगावाट की कंपनी की नई कैपेसिटीज़ है। 4500 मेगावाट पे कंपनी कामकाज कर रही है, और करीब 5000 मेगावाट के आसपास के नए प्रोजेक्ट्स को ये फर्दर ऐड करने की बातचीत कर रहे हैं। और इन्होंने एक चीज़ मेंशन ये भी की थी कि करीब 2030 तक 25 गीगावाट अपनी कैपेसिटीज़ को लेकर जाएंगे। वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो डिस्पाइट बड़ा रनअप जो SJVN ने दिखाया, तो ये थोड़ा महंगा साइड पे चला गया 30 के मल्टीपल पे, और पावर के ज़्यादातर अपर एंड के जो स्टॉक्स हैं उन्हीं पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन NHPC अभी भी 50% चलने के बावजूद भी महज 13-14, 14.5 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, और डिविडेंड यील्ड वाइज भी वो थोड़ा बेटर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। तो एक बड़ा रनअप आया है PSUs में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिलेटेड कंपनीज में, लेकिन फिर भी SJVN ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर है रीसेंट रनअप की वजह से, लेकिन NHPC फिर भी एक रीजनेबली साइड पर सो फार आपको दिखाई पड़ेगा। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। तो NHPC और SJVN इन दोनों में आप देखिए वैल्यूएशन ऑफ कोर्स NHPC का ज्यादा अट्रैक्टिव है। गौरांग, इन हाइड्रो पावर कंपनियों में कुछ नया खरीदा है आपने? तो ऊर्जा उत्पादन करने वाले क्षेत्र में हमें NTPC, टाटा पावर, टोरेंट पावर और CESC जैसी कंपनियां हर्षदा पसंद आती है। और उसके साथ साथ मैं पिछले हफ्ते भी जब आपके हमारे चैनल CNBC आवाज पर जुड़ा था, तो मैंने कहा था ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर आपको बिल्कुल ध्यान, जैसे कि KEC इंटरनेशनल जैसी कंपनियां हैं, या फिर पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो ट्रांसमिशन करती है, और ये ऊर्जा उत्पादन वाली कंपनी, ये सब पसंद आते हैं। गावा साहब, SJVN पर एक टेक चेक देंगे प्लीज? मुझसे पूछे SJVN? जी सर। थोड़ा स्ट्रेच है, बट बाय मोड पर सर्टनली है SJVN। मुझे लगता है 75 जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें अब भी कायम है। हो सकता है 85-90 भी जा सकता है, स्टॉप होना पड़ेगा 75, और ट्रेड लॉन्ग अब भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है, मोमेंटम है, पुल हो सकता है SJVN में। चलिए, तो 81-80 के आसपास मोमेंटम तो है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चलिए, अब वक्त हो रहा है, इनफैक्ट 3:15 हो रहा है, तो STBT ट्रेड्स आपके लिए हाजिर करते हैं। तब तक यतिन भी आ जाएंगे डीलिंग रूम का चेक लेके। रुचित बताइए, तेजी या मंदी? जी फिलहाल तेजी का सौदा ही लेके जाने की सलाह रहेगी, और उसमें M&M फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। सो आज पूरे दिन भर में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ये स्टॉक ने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया, और क्लोजिंग बेसिस पे भी वो जो इंपॉर्टेंट हर्डल्स थे उसके ऊपर ही स्टॉक उसके ऊपर ही स्टॉक है। तो ये खरीदारी करके जाए अभी 309 के आसपास, 303 का स्टॉप लॉस रखे, 318 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, M&M फाइनेंशियल्स आज कम से कम नहीं तो सुबह से 4 बार अपीयर हो चुका है। पहले मानस ने पिक किया, फिर राजेश जी ने इसको पिक किया, अभी 2 बजे मैंने डिस्कशन किया इसका, डे हाई पे क्लोज होता हुआ, और अब रुचित कैरी करते हुए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट है। राजेश सतपुते जी, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो फिलहाल तो लॉन्ग ही कैरी करूंगा। तो डेफिनेटली ITC एक रडार पे है, और सेकंड AU बैंक, तो मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा, कुछ नया नहीं लेके जाऊंगा।
सो यू बैंक फिर से वही कहूंगा मैं, 770 पहला टारगेट, 780 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 745। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही इस समय पसंद है राजेश जी को। अमित, आपका ट्रेड? जी हर्षिता मैम, भारतीय एयरटेल ने वीकली चार्ट्स में एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रजिस्टर किया था। स्टॉक ने ऊपर 948 तक के प्राइस दिखाए थे। तो इस पुल बैक में इट इज गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर अगेन। ये पुल बैक काफी लो वॉल्यूम्स पे है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 10 डमा पे आ गया है, तो एक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो रहा है। टेक्निकली एंट्री बनाई जा सकती है क्योंकि ट्रेंड अप है। 911 का प्राइस है, स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 898 का एंड टारगेट्स विल बी 935। ओके, प्रकाश सर आप क्या कैरी करेंगे? मैं कैरी वही करूंगा जो आज सुबह दिया था मैंने मॉर्निंग कॉल में, कंटेनर कॉर्पोरेशन। उस समय टारगेट दिया था 750 का, अब उसको मॉडिफाई कर 760 कर दूंगा, 10 रुपए बढ़ा दूंगा। स्टॉक था 720, इसको भी बढ़ा दूंगा 730 का। तो 10 रुपया स्टॉक बढ़ा है क्योंकि अपमूव मिला है और टारगेट भी 10 रुपया बढ़ गया। इसमें तेजी अब भी नजर आती है कंटेनर कॉर्पोरेशन। कौन मुझे याद है आज सुबह के ट्रेड्स में भी ये स्टॉक पिक किया गया था। मानस, आपका क्या कॉल रहेगा इस समय का? देखिए, पावर ग्रिड को लेके जाएंगे क्योंकि पावर ग्रिड में जो कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है कंटिन्यूअसली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, आई थिंक ये कंटिन्यू हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे भी पावर ग्रिड में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसके फ्यूचर में आपको खरीदारी करनी है। 204.75 के प्राइस चल रहे हैं। यहाँ पर आपको 202 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 210 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, पावर ग्रिड सुबह भी इस स्टॉक की हमने चर्चा की थी स्पॉटलाइट में। अब एक काम करते हैं, इस क्लोज को समझते हैं। क्लोज उतना बुरा नहीं है रिश्ता एक्चुअली, मतलब 3 PM के बाद कुछ बहुत ज़्यादा कोलैप्स आया नहीं मार्केट में। अच्छा, और एक चीज़, कल काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि व्हाट इफ आज फेड ने कुछ बहुत पॉजिटिव बोल दिया। हालांकि चांसेस कम है, एक हॉकिश पॉज की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन अगर कुछ बोल दिया बाई चांस तो इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने आज क्रूशियल लेवल्स डिफेंड किए हैं क्लोजिंग बेसिस पर। निफ्टी पर वो लेवल करीब 19,900 का है, 19,850, 19,900। और बैंक निफ्टी पर जो हमने लगातार चर्चा की थी 45,200 टू 45,300 का वो जोन था और 45,276 का आज का लो बना। तो उस हिसाब से एक लेवल तो हमने डिफेंड किया है। अब देखते हैं कल किस तरीके की बाइंग या सेलिंग आती है। HDFC बैंक ऑब्वियसली एक बड़ा फैक्टर रहेगा। आज यहाँ के डिलीवरी नंबर्स देखेंगे कि किस तरीके की सेलिंग यहाँ पर हुई होगी। ये सिर्फ आज शॉर्टिंग हुई है या वाकई में आज लोगों ने यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड सेलिंग की, क्योंकि ये स्टॉक एकदम लोएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है। आज सबसे लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज दे रहा है। लेकिन दो सबसे बड़े स्टॉक्स के इतने बड़े इम्पैक्ट के बाद भी निफ्टी 1% नीचे। तो अगेन मैं मतलब कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होऊंगा इस क्लोज को लेकर। अभी भी मैं कहूँगा एक दिन और देके देखते हैं। कल थर्सडे अपनी वीकली एक्सपायरी है, फेड का भी डिसीजन आ चुका होगा। आई थिंक कल के बाद एक ट्रेंड शायद इमर्ज होकर निकले यहाँ पर। और 9900 के आसपास वो क्लोज तो आ ही रहा है, अगर यहाँ पर हम टिक जाते और फिर से फिसलते नहीं हैं। इनफैक्ट यतिन को भी हम जोड़ रहे हैं जो आपको बताएंगे कि डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, और फिर वीरू के पास जुड़ेंगे ऑफ कोर्स ट्रेड्स के लिए। वीरू, आपके पास है डेटा रेडी कि कहाँ पर क्या पोजीशन कैरी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल हर्षिता, 19,904 आपकी स्क्रीन पे क्लोज आ रहा है और बैंक निफ्टी का करीब 45,400 पे। दोनों ही निफ्टी का 10 डेमा से थोड़ा सा नीचे और बैंक निफ्टी का भी 10 डेमा से थोड़ा सा नीचे आ रहा है क्लोज। आइए लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग और साथ ही साथ फ्रेश शॉर्टिंग के आंकड़े को देखते हैं। आज सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग जिस स्पेस में हुई है, नो डाउट कोई बड़ा गैस वर्क नहीं है, इट्स HDFC बैंक। यहाँ डेटा आपको काफ़ी हैवी नज़र आएगा और करीब 4% के लॉसेस यहाँ पे। और लॉन्ग था मात्र 40 में, शॉर्ट कवरिंग 19 में, शॉर्ट का आंकड़ा सबसे बड़ा था करीब 77 और 50 लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो दबदबा 127 स्टॉक्स पे आज दबदबा था, प्रेशर था शॉर्टिंग का और लॉन्ग अनवाइंडिंग का। आइए शुरुआत करते हैं लॉन्ग से। कुछ थोड़े बहुत जो लॉन्ग्स विजिबल थे वो कहाँ थे? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, पॉलीकैब। डायग्नोस्टिक स्पेस में डाइवर्जेंस था, रोटेला पैथ लैब स्ट्रॉन्ग था, वहीं मेट्रोपोलिस बैकफुट पे था, पावर ग्रिड और M&M फाइनेंशियल्स। ये वो स्टॉक्स थे जो कि आज सुबह फर्स्ट टिक से मार्केट कोलैप्स हो रहा था एक तरफ, लेकिन अपने स्ट्रेंथ को बरकरार रख रहे थे। शॉर्ट कवरिंग अपोलो टायर्स में, REC में, भारत फौज, IDFC फर्स्ट बैंक। आज इसने भी क्रिटिकल एवरेजेस से पुल बैक दिया है। उसके बाद IDFC लगभग 1.5% ऊपर। लेकिन अब आते हैं कमजोर कड़ी पर, वो काउंटर जहां पे आज बैकफुट पे थे और उन्होंने बाजार को भी धकेला।
HDFC बैंक सिवियर शॉर्टिंग हुई है, याद रखिएगा, बहुत क्रिटिकल एवरेजेस वॉलेट हुए। इनफैक्ट मैं एक और चीज़ देखूँ HDFC बैंक में, HDFC बैंक जहां आज ये क्लोज हो रहा है एट 1564 अबव बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस, और मतलब काफ़ी टेक्निकली काफ़ी खराब। और उसके बाद JK सीमेंट्स में आज शॉर्टिंग हुई, ज़ायडस लाइफ में, JSW स्टील में और PI इंडस्ट्रीज़ में। PI इंडस्ट्रीज़ में आज काफ़ी शॉर्टिंग हुई है, क्रिटिकल एवरेजेस को उसने वॉलेट किया। मनापुरम फाइनेंस में लॉन्ग अनवाइंडिंग, ICICI प्रू में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई आज, कोफोर्ज में, BHEL मतलब BHEL इनफैक्ट डेरिवेटिव बैन में भी था, डॉक्टर एडीज, और कुछ एक दो काउंटर्स का जिक्र और मैं करना चाहूँगा जहाँ पे मोमेंटम अच्छा था, बावजूद इसके बाजार क्रैक हो रहा था। एक बार आप नवीन फ्लोरिन को रखिएगा, इसने लोअर लेवल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। फार्मा स्पेस में लुपिन ऑलमोस्ट अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है, मतलब इस दौर की, उसके आसपास ही क्लोज हो रहा है 1152 पे। और कुछ काउंटर्स में कोल इंडिया इस टर्बुलेंस के बावजूद 26 दिसंबर 2018 के बाद की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ, और M&M फाइनेंशियल्स का जिसका जिक्र हुआ कुछ देर पहले, ये भी डी हाई के आसपास। और बैकफुट पे डिसाइसिवली और कुछ काउंटर्स जो रहे, उसमें एक स्टॉक और रखिएगा आप, SRF 2326 पे डे लो के जोन में जाके क्लोज हुआ। लेकिन डीलर्स का बिलीव क्या है, ये प्राइस डैमेज जो कि लीडरशिप में हुआ HDFC बैंक के और साथ ही साथ रिलायंस के, डीलर्स का व्यू और किन स्टॉक्स को चेस कर रहे हैं, आइए चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन के पास। यतिन, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून वीरू। अगर हम डीलिंग रूम की बात करें तो आज खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहला स्टॉक जो डीलर्स आज पसंद कर रहे हैं वो है पावर ग्रिड। स्टॉक लगभग 2-2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, और डीलर्स की अगर आप माने तो उनको लगता है यहाँ BTST की रणनीति अपनानी चाहिए। शायद 2 से 4% के बीच का मूव आपको 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। आज अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 10 लाख शेयर सितंबर सीरीज में ऐड हुए हैं तेजी की तरफ, तो कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि यहाँ भी स्टॉक में मोमेंटम रह सकता है। पावर ग्रिड के अलावा एक्सिस बैंक, और ऑब्वियसली ये ट्रेड इसलिए है क्योंकि शायद डीलर्स को लगता है कि HDFC बैंक से पैसा मूव होके ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में आए। ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग 3% का इजाफा यहाँ हुआ है, और डीलर्स को लगता है पोजिशनली एक्सिस बैंक में 30 से 40 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में, तो यहाँ भी डीलर सिलेक्टिवली खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स हैं जहां पर कुछ इंटरेस्ट आता हुआ। एक्सिस बैंक का, HDFC की धुलाई हो रही है, लेकिन एक्सिस में देखिए आज तेजी की पोजीशंस, और पावर ग्रिड का हम जिक्र वैसे भी कर रहे थे जहां पर एक मोमेंटम क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है। इस समय अगर आप देखें कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर कोशिश हो रही है नेशनल लेवल से अच्छी खासी रिकवरी लाने की। एक्सिस का जिक्र अभी यतिन ने किया। आप एक बार ICICI बैंक का हाल देखें। ICICI बैंक में भी नेशनल लेवल से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। आप देखेंगे कहां पर था, डे लो क्या रहा इस काउंटर का, और अब जाकर क्लोज जो आ रहा है वो 989 के आसपास आता हुआ, 980 के आसपास ये लो छूने के बाद रिकवर करता हुआ दिखाई दिया था। मानस, इस तरह के ट्रेड्स में कुछ अपॉर्चुनिटी है कल? क्या आपको लग रहा है कि घूम सकता है ICICI बैंक तेजी की तरफ? देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ICICI बैंक का ट्रेंड तो अभी भी बहुत पॉजिटिव है। 5 दिनों से कंसोलिडेशन हो रहा है, और कंसोलिडेशन में ये कभी भी 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया। तो मेरा तो समझना है कि यहाँ पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, और 978 के स्टॉप लॉस से आप अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1010, 1020 तक के टारगेट्स पॉसिबल है ICICI बैंक में। ICICI बैंक यहाँ पर आज थोड़े से PSU बैंकों में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, वैसे छोटे वाले। IOB की बात की थी हमने उस दिन, IOB में सबसे बड़ा मूव था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग IOB में ही है एक्चुअली। उसके अलावा यूको बैंक आज नीचे है, सेंट्रल बैंक, जो छोटे वाले PSU बैंक्स हैं बेसिकली, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब स्टॉक्स इस समय थोड़ा सा आपको नीचे कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ कुछ और स्टॉक्स, पावर ग्रिड की बात की हमने, उसके अलावा REC भी डे हाई पर बंद हो रहा है। मानस, REC PFC एक बड़े मूव के बाद एक करेक्शन आई थी दोनों स्टॉक्स में, क्या एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई यहाँ? PFC भी मैंने लास्ट सेशन में भी रिकमेंडेशन दिया था, आज मॉर्निंग में भी मेरा रिकमेंडेशन PFC पे था, और मेरा अभी भी समझना है कि 300 रुपए के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है स्टॉक। तो अभी करंट लेवल्स में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 279 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और REC में भी आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, इसलिए REC में भी करंट लेवल्स पे BTST की तरह आई थिंक लेके जाया जा सकता है। 251 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 262 तक के टारगेट पॉसिबल है 1 से 2 दिनों में REC में। ओके, चलिए बात REC की हुई, शायद बैन से भी बाहर आ जाए REC। इनफैक्ट एक बार जरा वो लिस्ट लेकर आइए बैन से बाहर आने वाले स्टॉक्स की, उसमें IEX और REC दोनों बैन से बाहर आ सकते हैं, और हिंदुस्तान कॉपर बैन से बाहर आया सिर्फ वापस अंदर जाने के लिए, आज एक ही दिन में वापस बैन में अंदर जाने की तैयारी यहाँ पर
हालांकि आज स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन फिर से शायद बैन में जाने की तैयारी आज यहाँ पर। जी हाँ, तो ये फिलहाल कुछ काउंटर्स जो बार बार इनफैक्ट वो बैन लिस्ट के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन क्लियरली आईएक्स और आरईसी पर ध्यान दिया जाएगा। एक दो और ट्रेड्स, और वीरू मुझे याद है मेंशन कर रहे थे डॉक्टर लाल पैथलैब का, जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस, आपको याद होगा सोमवार के सेशन में भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। स्टॉक आप गौर करेंगे 2.5% ऊपर है और ओपन इंटरेस्ट एडिशन करीब 5-5.5% तक का। ये तेजी का ट्रेड क्या कल भी लास्ट कर सकता है क्या राजेश जी, कंसिडरिंग सोमवार को भी भागा था? अर्शदा जी लगता तो है, क्योंकि 2400 के आसपास जो कॉल राइटर थे वहां पे शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए 2500 तक, तो 2430 के का करंट प्राइस है। यहाँ पे अगर आप डेटा भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी है, तो यहाँ पे लॉन्ग साइड की पोजीशन है तो बनाए, नहीं है तो बनाए, सॉरी, अगर है तो कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस होगा 2385 का और सामने टारगेट सेट करें 2500 का। तो ये फिलहाल एक ट्रेड डॉक्टर लाल का जो आप कैरी कर सकते हैं। एक और ट्रेड जहां पर हमने देखा एक अच्छी खासी हरकत हुई, डिफेंसिव काउंटर्स की हम बात कर रहे थे। दबे पांव से ग्लेनमार्क फार्मा में ओआई एडिशन हुआ, लेकिन क्या प्राइस एक्शन कल कंटिन्यू कर पाएगा? सिर्फ 1% ऊपर दिख रहा है ग्लेनमार्क इस समय। कोई ट्रेड मानस जो आपको लग रहा है लिया जाए इसमें? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव है और लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो आई थिंक एक ट्रेड लेना चाहिए। 840 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, और अगर यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो बहुत ही जल्द आने वाले 2 दिनों में ही शायद आपको 900 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करनी चाहिए। 840 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, ये फिर काउंटर्स जहां पर जाते जाते भी एक अपॉर्चुनिटी, या फिर कल सुबह में जब आप आएंगे उनको आप ध्यान में रख सकते हैं ट्रेड के लिए। आखिरी 2.5 मिनट ट्रेड का, आज हमने लो 19878 का टेस्ट किया है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की बात करें तो 45276 तक का लो छूने के बाद वहां से कुछ रिकवरी आती हुई दिखाई दी। एक चीज जो अच्छी है निफ्टी के लिए कि 9900 के आसपास हम जाकर टिके हैं। दबाव आया था लेकिन हम 800 तक नहीं टूटे, बीचों बीच संभल गए हैं, लेकिन 200 पॉइंट का नुकसान अभी भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक का आप हाल देखिएगा, डे लो से यहाँ पर कुछ करीब 150-200 पॉइंट की रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी 532 अंकों की गिरावट पर ही ट्रेड बनता दिखाई दिया है। और आज के दिन दरअसल मिड कैप काउंटर्स में भी प्रेशर देखा गया, करीब 90 अंकों के नुकसान पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। लेकिन आज जो सबसे ज्यादा दर्द दिया है मार्केट को वो है HDFC बैंक ने। आज इंट्राडे में खासी गिरावट देखने को मिली इसमें। इनफैक्ट जो क्लोज आ रहा है वो 1564 के आसपास 4% की लगभग की गिरावट के साथ ये स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए भी आज का दिन वैसे अच्छा नहीं रहा, वहां पर भी हमने देखा अच्छी खासी सेल साइड की पोजीशंस, और ये 2 दिग्गज थे जिन्होंने मार्केट को सबसे ज्यादा नीचे खींचा है, उन्हीं की तरफ से दरअसल आया है बड़ा दबाव। सेक्टोरली अगर आप ध्यान दें बैंकों में, क्योंकि HDFC बैंक की हालत थोड़ी सी बिगड़ी, तो फिर हमने देखा आपका ICICI बैंक नरम होता हुआ, कोटक में आज हमने देखी मुनाफा वसूली, हाउएवर ICICI रिकवर होकर जाकर टिक रहा है। एक्सिस में थोड़ी सी हरियाली आई, कोटक थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ, और इंडसइंड जैसे स्टॉक्स थे जिन पर नजरें थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो धराशायी हुआ है वो लार्जली HDFC ही हुआ। SBI भी थोड़े से मुनाफा वसूली के ग्रिप में आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन बहुत ही मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने को मिली, सिर्फ 0.5% का नुकसान नजर आया। मिड कैप साइड पर आप देखिएगा कुछ स्टॉक्स जिनकी हम चर्चा कर भी रहे थे, SJVN जैसे ट्रेड्स, NHPC जैसे ट्रेड्स, इनमें एक्शन देखने को मिला। नजारा में हमने देखा बाजार बंद होते होते एक अच्छा खासा रुझान खरीदारी का। M&M फाइनेंशियल जैसा स्टॉक था जिसकी काफी चर्चा हुई है, और गिरते बाजार में पूरे बैंक निफ्टी में जो दबाव था उसके बावजूद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे स्टॉक्स दरअसल पॉजिटिव में जाकर टिकने में कामयाब रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड्स थे जिन पर बाजार की नजर थी। अब लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप, और वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि किन दिग्गजों ने कितना यहां पर दबाव डाला है मार्केट पर। तो HDFC बैंक 4% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज में कमजोरी, मेटल कंपनियों में आज देखिए JSW स्टील 2.5% टूटा है। इसके अलावा आप गौर करेंगे तो BPCL, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स थे जो बैकफुट पर थे, दबाव में थे। मेटल्स में टाटा स्टील भी कुछ नरम पड़ता हुआ दिखाई दिया, मारुति 1.5% के नुकसान पर जाकर टिक रहा है। हिंडाल्को जैसे ट्रेड्स ये सब हैं जहां पर बिकवाली देखने को मिली। चुनिंदा काउंटर्स में तेजी, पावर ग्रिड आपको दिखाई देगा
करीब 204 205 के आसपास जाकर टिक रहा है। 2.5% का इजाफा, 1% के गेंस कोल इंडिया में, ओएनजीसी में खरीदारी और कुछ चुनिंदा फार्मा कंपनियों में हमने देखा हल्की हल्की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन ये सत्र आप कह सकते हैं भारतीय बाजारों के लिए कुछ मुनाफा वसूली वाला ही सत्र साबित होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट का ही हाल ऐसा है, क्योंकि आज शाम को सबकी नजरें रहेंगी कि फेडरल रिजर्व की तरफ से क्या बयान आता है और उसके बाद उनका स्टांस क्या रहेगा मार्केट पर। फटाफट से आपके लिए लेकर आते सीधा सौदा का अपडेट, जो आशीष और नीरज के बीच मुकाबला रहा। जोमैटो मंदी की तरफ आशीष ने पिक किया था, तेजी में एनबीसीसी, बीएल कश्यप और डीसीएम श्रीराम थे। आधे से 1.5% के गेंस वहां पर रहे। नीरज ने क्या आइडेंटिफाई किया आपके लिए? एक मंदी में एचडीएफसी बैंक, लेकिन प्रकाश इंडस्ट्रीज जो 7% ऊपर, एस चांद और श्री रेणुका भी करीब 2 से 2.5% के गेंस दिखाने में कामयाब रहे। ओके, चलिए फिर एक खराब क्लोज, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम और क्रूशल लेवल्स के ऊपर बंद हुआ। और कल हम रिएक्ट करेंगे फेड के आउटकम के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। फिर जी एक दिन की छुट्टी लेके लौटे थे, आफत गले पड़ गई। राहत की गुंजाइश ढूंढ रहे थे, आफत गले पड़ गई। खैर कोई बात नहीं, कल का दिन गुरुवार, निफ्टी की एक्सपायरी, उस पर फिर बातचीत करेंगे अनुज से सुबह। और इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या हो, स्टॉक्स इन न्यूज़, ग्लोबल मार्केट, सब कुछ लेके 6:57 पे मॉर्निंग कॉल और फिर मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए